बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स एकेडमी के सेशन के साथ हम आपके पास हाज़िर खिदमत हैं। ये स्पेशल सेशन वैसे तो हम हर जुमे रात को अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि टैक्स के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम जो है अपना प्रोग्राम, अपना लेक्चर जो है उसको आपके सामने पेश करें। लेकिन ये स्पेशल जो लेक्चर्स हैं फ़ाइनेंस बिल 2022 के हवाले से, इसके लिए हमने प्लान किया कि आज वेडनेसडे को हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज पार्ट रह जाएगा वो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। अगर कल कंक्लूड ना हुआ तो हम जुमे को भी इसके ऊपर सेशन करेंगे, क्योंकि मकसद सिर्फ उसकी बेयर रीडिंग नहीं है, मकसद उसके कंसेप्ट्स, उसके बैकग्राउंड, उसकी इंटरप्रटेशंस और उसके मतलब केस लास चीज़ों को सारा उसके ऊपर करना है। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं अली रज़ा नसीम एडवोकेट से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। जज़ाकल्लाहु खैर। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल मैं गुजारिश करूँगा तमाम हाज़रीन से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मद। जैसा कि मेरे तमाम जो मुअज़्ज़ज़ हमारे मेम्बरान उनको इल्म है कि हर साल फ़ाइनेंस बिल पेश होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरामीम जो मालियाती कवानीन हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज़, कस्टम या इससे रिलेटेड को दीगर कवानीन भी हैं, उनके अंदर तरामीम तजवीज़ की जाती हैं। इन तरामीम की इसलिए अहमियत होती है कि इन तरामीम के ज़रिए एक नया कंसेप्ट, नई एक्सप्लेनेशंस, नए प्रोवाइज़ो, नए सेक्शंस या इंसर्ट किए जाते हैं या ओमिट किए जाते हैं, जिसके साथ समटाइम पूरा लॉ का कंसेप्ट ही इसके साथ तब्दील हो जाता है। और इसको आज हम चाह रहे हैं कि हम इसको प्रॉपर देखें, समझें, क्योंकि हम इस से अपना जो सेगमेंट है इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, समझेंगे। लेकिन जब फाइनेंस एक्ट आएगा तो फिर उसके अंदर अगर फाइनेंस बिल से कुछ तब्दीलियाँ आई तो उसके अंदर हम सिर्फ जो उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आएंगी सिर्फ उन पर बात करेंगे। आज के सेशन में हम बाकायदा आगाज़ करेंगे जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर फ़ाइनेंस बिल 2022 के ज़रिए तब्दीलियाँ लाई गई हैं, उसके ऊपर आज के सेशन में हम आगाज़ करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा सर मंशा सुखेरा साहब से कि वो आएँ और इसको कंटिन्यू करें। मैं ख़ुसूसी वेलकम करता हूँ सर ज़ुल्करनैन तनवीज़ी साहब को, तो वो हमारे पास तशरीफ़ लाए और उनका इनपुट भी हमें शामिल हाल रहेगा इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल और दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर तो नहीं, पार्टिसिपेटरी एक लेक्चर होगा जो कि जिसमें सारे लोग इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बजट 2022-2023 है और इसमें बेसिकली हर साल बजट आता है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी नीड्स जो होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल नेचर के क्या हैं, रेवेन्यू नेचर के क्या हैं, और उसके फिर सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से फंडिंग होगी, और फिर वो जो बजट है या उनकी जो नीड्स हैं, जो इन रेवेन्यू रिसीट कहाँ से आएंगी या दूसरी कैपिटल कहाँ से आएंगी या एक्सपेंडिचर क्या होंगे, अगर उसके जितनी प्रपोजल्स हैं रिगार्डिंग रिसीट जो है कैपिटल रेवेन्यू, तो वो एक्सेस ऑफ वो एक्सपेंडिचर हो तो सरप्लस हम बजट कहते हैं। जैसे घर का भी साल का कोई बजट बनाए या कोई कंपनी भी बजट बनाए, तो बजट बनाने के वो देखते हैं कि हमारे साल में कितने, या मंथली क्वार्टरली भी लोग बनाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कितने साल के रेवेन्यूज़ होंगे, या रिसीट पेमेंट में बनाएं तो कितने हमारी रिसीट्स होंगे, कितने एक्सपेंडिचर होंगे। तो यूजुअली जितने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, उसमें फिर आगे लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है या जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कर लेते हैं, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो एक्सेस ऑफ वो रेवेन्यू होते हैं, तो उसको फिर डेफिसिट हम कहते हैं कि ये डेफिसिट बजट है। इस तरह ट्रेड में अगर हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो वहाँ भी डेफिसिट ट्रेड
कहते हैं उसको। तो इसको फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, वो फिर बैंकों से, लोन से या कहीं से भी उसकी फिर डिफरेंशियल जो है उसके लिए सोर्स देखे जाते हैं। तो फर्स्ट आप वो हम आज देखते हैं कि हमारा जो इस साल का बजट है, जो एस्टिमेशंस हैं, यूजुअली तो बजट इसलिए होता है कि ताकि पिछले साल जो हम बजट करते हैं फिर बजट के साथ हम कंपैरिजन करते हैं कि एक्चुअल हमने क्या बजट किया था, क्या हमारा एक्चुअल है, तो उसको डिफरेंसेस क्यों हैं और उसके लिए हम क्या रेमेडियल मेजर लिए हैं ताकि अगले साल जो बजट बनाएं वो नेक टू नेक हो। लेकिन अदरवाइज यहाँ हमारे पाकिस्तान में तो बजट फिर आता है, मिनी बजट आएगा, फिर आएगा, अनवर्ड चलेगा। तो ये बजट जैसे ऐसे फिगर के खेल भी तो अच्छा होता है। तो एक्चुअल जो है अभी भी हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो पिछला भी रिवाइज होता है। तो जब ये एस्टिमेशंस हो जाते हैं या तखमीना लगा दिया जाता है तो फिर ये फेडरल गवर्नमेंट मुल्क के जो जितने भी एक्सपेंडिचर होती हैं उसका लगाते हैं। उसके बाद फिर इसकी रिकवरी कैसे करनी, रेवेन्यू सिक्योर कैसे करने हैं, तो उसके लिए डिफरेंट जो स्टैचूज़ हैं उस पर अमेंडमेंट की जाती हैं, वो प्रपोज की जाती हैं कि यहाँ से, क्योंकि हमारे मुल्क में जो लेजिस्लेशन का जो तरीक़ाकार है वो टारगेटेड लेजिस्लेशन है। एक तो टारगेटेड में ये होता है कि ये देख लें कि ये इस एरिए में या इस सेक्टर में या विद होल्डिंग ही कह लें 148 में इतना टैक्स आया है तो ये रेट है, तो कितना चाहिए उतना रेट कम ज़्यादा कर लें, तो उससे वो बजटिंग जो है वो बजटिंग पूरी कर ली जाती है। तो इस हमारे मुल्क में एज ए इसको रेवेन्यू मेजर ज़्यादा देखा जाता है। हमारे मुल्क में नहीं, जहाँ कहीं अंडर डेवलप्ड कंट्री हों तो वहाँ क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा आते हैं, रेवेन्यू कम होते हैं, तो वहाँ फिर टारगेटेड लेजिस्लेशन में ज़्यादा फोकस होता है और एज ए इकोनॉमिक मेजर कम होता है तो और रेवेन्यू मेजर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ हमारा क्योंकि फिर कुछ इकोनॉमिक मेजर भी हैं जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमन है तो या सर्विसेज है, तो उसका भी देखा जाता है। और फिर आगे एक्सपेंडिचर की एलोकेशन है कहाँ कहाँ करने, तो हम पहले देखते हैं कि बजट एट ग्लांस कि बजट का साइज़ वॉल्यूम क्या है और पिछले साल से कितना ज़्यादा है, टारगेट किस किस डिपार्टमेंट को कितने कितने देने हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये अगर देखें हम टैक्स रेवेन्यूज़ देखें तो पिछले साल 5 ट्रिलियन थे तो अब 7 ट्रिलियन पे रखे गए हैं। तो इसको देखें तो 20% की इंक्रीज इसमें रखी गई है। इस तरह नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है 2 ट्रिलियन से 2 के करीब भी तकरीबन नेगेटिव इतना है। उसके बाद ग्रॉस रेवेन्यू देखें तो 7.9 है और 9 के बराबर है, 14% जो है उसमें इंक्रीज है। इस तरह एक्सपेंडिचर में देखें ये ट्रांसफ़र टू प्रोविंसेस हैं, रेवेन्यू फॉर फेडरल गवर्नमेंट है। फिर एक्सपेंडिचर में देखें तो करंट एक्सपेंडिचर जो है 7 से 8 है, 16% है। इस तरह डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नेचर के होते हैं 964 से 88 है, 60% है। और ये फेडरल डेफिसिट जो है ये 15% जो है डेफिसिट जो है जो हमारे एक्सपेंडिचर अबव देन द हमारे रेवेन्यू होंगे, तो इस तरह है। उसके बाद आपका प्रोविंशियल है, ओवरऑल बजट डेफिसिट है वो 11% डेफिसिट है। आगे बढ़ाएं और आगे फिर उसकी फर्दर सेग्रीगेशन है कि जैसे हमारे टैक्सेस हैं तो टैक्सेस कहाँ कहाँ से आते हैं। हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट में जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट में जैसे फेडरल एक्साइज है, कस्टम ड्यूटी है, सेल टैक्स है, तो उसकी भी आगे सेग्रीगेशन है कि डायरेक्ट टैक्सेस से पोर्शन के टैक्सेस ऑन इनकम कितना होगा, वेलफेयर फंड कितना होगा। ये तो नेगेटिव क्योंकि वेलफेयर फंड तो अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया। इस तरह वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है, कैपिटल वैल्यू टैक्स नया लगा है, ये भी हम देखेंगे क्या। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटी है, सेल टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है और टोटल टैक्स रेवेन्यू जो है 5.20% है, ये इंक्रीज डिक्रीज है। ये नॉन टैक्सेस लेवीज एंड फीसेज हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्राइजेज है। आगे चलेंगे। हाँ, ये इकोनॉमिक रिव्यू है अगला जो, और ये फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19, 20 और 22 तक के जो हैं जीडीपी में ये इन टर्म ऑफ डॉलर्स हैं। तो ये इसका ट्रेंड दिया हुआ है कि कम ज़्यादा है। जीआईपी सीआईपी प्राइसेस का इंडेक्स है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, फिजिकल डेफिसिट है एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की, ये बाकी ये उसका नेक्स्ट में आगे चलो। ये भी डिफरेंट सेक्टर वाइज है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इधर आगे नेक्स्ट हम मेन पे चलते हैं।
ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बेसिकली हम कहाँ से ड्राइव करते हैं, ये बजट कैसे बनता है। तो एक तो आम एक्ट बनते हैं, तो यहाँ इसको हम कहते हैं मनी बिल। मनी बिल के लिए जो सेक्शन जो है वो आपका 73 मनी बिल को डील करता है। ओवरऑल जितनी लेजिस्लेशन बनती है वो 70 है, तो इसके लिए स्पेशल जो है 77 टैक्स को डील करता है, और 80 जो है एनुअल बजट स्टेटमेंट को डील करता है। 81 भी उसी को करता है और 82 भी करता है। और 141 और 142 आर्टिकल जो हैं वो पावर ऑफ लेजिस्लेशन को डील करते हैं। इसी तरह फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, इसमें इंट्रीज हैं कि किस किस एरिए में लॉ बनाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल बोलें, अब पहले मनी बिल को देख लेते हैं। क्योंकि हर साल हम बजट और ये एक्ट सब देखते तो हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ से ड्राइव होते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है और कैसे बनते हैं। 73 प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल। तो ओवरऑल जितने एक्ट बनते हैं 70 देख लेना पीछे, अगर 70 आर्टिकल आम जितनी भी लेजिस्लेशन होती है तो वो 70 के तहत 70 आर्टिकल जो है इसके तहत होती है। लेजिस्लेटर की पावर जो है 141 और 140, वहाँ टेरिटोरियल भी है, सब्जेक्ट मैटर भी है, उसके मुताबिक है, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ है, लेकिन मनी बिल हो तो वो 70 में है। तो 70 खोले बेटा, हम पढ़ लेते हैं इसको। और मनी बिल क्या है, उसके क्या कंटेंट्स हैं, कौन उसमें आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते। तो इसमें भी बाद दफ़ा जिस तरह वर्कर वेलफेयर फंड है, पहले ऑलरेडी इस मनी बिल में वो उसकी इनेक्टमेंट हुई थी, वो चैलेंज हुई, फिर आगे फिर उनका जी इसके तहत नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ जो जितने मनी बिल्स हैं वो जो इस मनी बिल की डेफिनेशन में फाल आएंगे वही होंगे। उसके अलावा अगर कोई होंगे तो वो प्रोसीजरल लेजिस्लेटिव प्रोसीजरल फॉल्ट या डिफेक्ट होगा, तो वो फिर कोर्ट जो है उसको अल्ट्रा वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं कि उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर ना इसका अडॉप्ट किया गया ना उसमें बिजनेस रूल्स जो 73 हैं उसके किए हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है पासिंग अ बिल। आगे चले बेटा, 73 मेन हमारा जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं। Notwithstanding anything contained in section 70, a money bill shall originate in the National Assembly. तो इट मीन इट इज़ ओवरराइडिंग सेक्शन है, नॉन अब्स्ट्रेंट क्लाज है कि जो 70 में है, जो आम लेजिस्लेशन वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, वो वाली चीज़ इस पर अप्लीकेबल नहीं होगी। इसका अपना एक स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोसीजर है और इसके मुताबिक जो है मनी बिल जो है वो गवर्न होगा। जो वो इसने कहाँ से ओरिजिनेट करना है, इसने नेशनल असम्बली से ओरिजिनेट होगा। वो वाला जो नॉर्मल लॉज हैं उसके लिए वो बिल कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है, वो आपका सेनेट से भी हो सकता है, इधर से भी हो, अपर चैम्बर लोअर चैम्बर कहीं से भी हो सकता है। तो इसने कहाँ से ओरिजिनेट होना है, इसने नेशनल असम्बली से होना है। यूजुअली तरीक़ेकार ये है कि फेडरल गवर्नमेंट प्रपोजल बनाती हैं, वो अपनी नीड का तखमीना बनाती हैं कि ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंडिचर है, और फिर वो प्रपोजल सारी बना के जिसको हम फाइनेंस बिल या बजट कहते हैं वो पेश करती हैं टू द असम्बली। तो नेशनल यहाँ से फिर वो ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ प्लेस होगा, वो पहले प्रपोजल बजट बना के करते हैं और फिर यहाँ उसको प्लेस करते हैं। तो यहाँ मनी बिल जो है ये नेशनल असम्बली से ओरिजिनेट होगा। उसके वो प्रोवाइडेड दैट सिमिलटेनली व्हेन मनी बिल इंक्लूडिंग द फाइनेंस बिल कंटेनिंग द एनुअल बजट स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड इन द नेशनल assembly, a copy thereof shall be transmitted to the Senate, which may within 14 days make a recommendation thereon to the National Assembly. तो सेनेट का रोल क्या हुआ कि उसको भेज देनी है कापी, 15 दिन में उसमें रिकमेंडेशन देनी है। द नेशनल असेंबली शैल कंसीडर द रिकमेंडेशन ऑफ द सेनेट एंड आफ्टर ए बिल हैज़ बिन पास
by the assembly with or without incorporating the recommendation of the Senate। भी सेनेट की जो ये रिकमेंडेशन है वो ज़रूरी नहीं कि सारी हों या बाइंडिंग नहीं है नेशनल असम्बली पे मनी बिल के लिए, दूसरों के लिए हो सकती हैं लेकिन यहाँ के लिए वो बाइंडिंग नहीं है, उसको इनकॉर्पोरेट की भी जा सकती हैं और नहीं भी की जा सकती। इट शैल प्रेजेंट टू द प्रेजिडेंट फॉर असेंट। तो जब प्रेसिडेंट को असेंट के लिए दे दिया जाएगा और प्रेसिडेंट होके कर देगा तो वो इफेक्टिव हो जाएगा उस डेट से ऑनवर्ड, फिर या जो डेट यहाँ लिखी हुई है उसमें कि इस डेट से इफेक्टिव होना है, लेकिन इफेक्टिव इन्फोर्समेंट डेट वो होगी जब असेंट दी जाएगी बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन लॉ में लिखा हो सकता है कि ये रिट्रांसपेक्टिव है, प्रॉस्पेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग फिर चलेगा, वो फिर हम आगे देखते हैं। For the purpose of this chapter, a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it contains provision dealing with all or any of the following matter, namely। तो मनी बिल में ये वाले मैटर जिसमें होंगे उसको अब मनी बिल समझा जाएगा, इसके अलावा कोई होंगे तो वो फिर मनी बिल नहीं होगा। The imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax। तो टैक्स के ये मैटर एडिशन डिलीशन जो भी होंगी तो वो उसको मनी बिल कहा जाएगा। द बारोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द फेडरल गवर्नमेंट और द अमेंडमेंट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ दैट गवर्नमेंट, custody of the federal consolidated fund, the payment of money into or issue of money from that fund, imposition of charge upon federal consolidated fund or abolition or alteration of such charge, receipt of money on account of public account of federation, the custody or issuance of money, audit of account of federal government or a provincial government or any matter incidental to any of the matters specified in the preceding paragraph. A bill shall not be deemed to a money bill by the reason only if that it provides for the imposition, alteration of any fine, other penalty or for demand or payment of a license fee or fee charge for any services rendered, or for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or by for the local purpose. If a question arises whether bill is money or not, the decision of Speaker of National Assembly shall be final। तो अगर कोई उससे डिस्प्यूट है कि नहीं है तो स्पीकर जो डिसीजन होगा वो फिर फाइनल होगा। Every money bill presented to the President for assent shall bear a certificate under the hand of Speaker of the National Assembly that it is a money bill, and such certificate shall be conclusive for all purpose and shall not be called in question। ठीक है, तो स्पीकर दे देगा तो ये फाइनल हो जाएगा। आगे बेटा 80 में आ जाए। जो वर्कर्स वेलफेयर फंड चैलेंज हुआ वो किस बेस पे चैलेंज हो गया? वो तो स्पीकर ने तो सर्टिफिकेट दे दिया लेकिन उसमें कहा था कि ये इसमें सर्विसेज है कि क्या चीज़ है, तो फ़ी है या टैक्स है, तो उनका फ़ी वाला इसमें नहीं आता, फ़ी वाला उसमें जाता है। फ़ी और टैक्स की बात थी कि वो फ़ी वाला सर्विस नहीं, तो फिर हर एक सर्टिफिकेट दे तो कोर्ट उसको कर सकता है। ये नहीं है कि बिल्कुल ये चैलेंज नहीं हो सकता, कोर्ट में हर चीज़ चैलेंज हो सकती है। वो फिर आगे कोर्ट ने देखना है कि इसको फाइनल समझा जाए या ना, कंक्लूसिव समझा जाए या ना। ये नहीं कि एक बंदा ही आज मैं कह दूँ ये इस्लाम ही सही नहीं है तो कहेंगे कंक्लूसिव, ऐसे नहीं है। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बहुत से एक इस्लामिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी है, एक इस्लामिक लॉ भी है 227 है। तो कोई चीज़ भी रिपग्नेंट टू इंजेक्शन ऑफ इस्लाम होगी, कोई भी करे तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके ख़िलाफ़ कहीं हो तो वो भी रिपग्नेंट टू फंडामेंटल राइट हो तो वो भी वाइड एबिट इशू है। तो ऐसी चीज़ कोई अगर कोई भी करे तो असम्बली भी करे, सारे मिल के भी कर लें, सारा पाकिस्तान भी कोई ऐसी बात कर ले, लेकिन जो ऐसी वो इंजेक्शन ऑफ इस्लाम के ख़िलाफ़ होगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा जहाँ मुस्लिम्स हैं वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ही सब सर्वियंट होता है ऑफ द, हमारा मेन जो है वो कुरान पाक हदीस जो है उनकी सुपरमेसी है, ये सारे सब सर्वियंट है। जो इंजेक्शन ऑफ इस्लाम है वो सुपीरियर है हमारे लिए। हमारा जो है ना सॉवरेंटी बिलोंग टू अल्लाह है, लेकिन दूसरे मुल्क में या अदरवाइज देखें तो वहाँ सॉवरेंटी जो है वो लेजिस्लेशन की या लेजिस्लेटर की या उनकी होती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हमारी सुप्रीम पावर जो है वो सारी जो है इंजेक्शन ऑफ इस्लाम और अल्लाह के पास सारी ताकतें हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो हम वो जो देता है उसके मुताबिक हम चलते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ कोई कंक्लूसिव नहीं है। हमारी विजडम, हमारी सारी चीज़ें बहुत शार्ट हैं, हमारे पास वो नॉलेज ही नहीं है, हम नहीं जानते क्या सही है क्या नहीं है, हम अपनी विजडम के मुताबिक करते हैं। लेकिन ओवरऑल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन भी अंडर द इंजेक्शन ऑफ इस्लाम है या फंडामेंटल राइज है, वो उसके मुताबिक देखे जाते हैं। तो कोर्ट पूरे स्ट्रक्चर के मुताबिक जहाँ कहीं भी लिखा होगा, बहुत सी जगह पे लिखा होगा ये कंक्लूसिव है, तो नॉट कॉल्ड इन क्वेश्चन। लेकिन फिर भी कोर्ट में चीज़ों में कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्राडिक्ट कर जाए तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। सारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, तो स्ट्रक्चर के खिलाफ ही कोई चीज़ बन जाए या कोई लॉ बन जाए तो वो भी अल्ट्रा वायरीज है। इसी तरह सब जो लॉज हैं, पेरेंट जितने लेजिस्लेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएं या रूल पेरेंट लॉ के खिलाफ हो जाएं तो टू दैट एक्सटेंट जो अल्ट्रा वायरीज होते हैं। तो इसलिए लिखने से वो चैलेंज हो सकते हैं। चैलेंज कोर्ट, फिर कोर्ट में भी आ गए, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो उसने देखना। तो इसलिए उसके मुताबिक आगे जी ये एनुअल बजट स्टेटमेंट, वैसे तो क्योंकि अभी हमने मनी बिल में कहा है तो वहाँ इसका जिक्र आ गया कि अब एनुअल स्टेटमेंट ये फेडरल गवर्नमेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर काज टू बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट फॉर दैट ईयर इन दिस पार्ट रेफर टू एनुअल बजट। यही बजट है, इसी को जो हम देख रहे हैं कि यहाँ से ही है कि हर साल ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अपनी रिसीट और एक्सपेंडिचर का बनाए तखमीना बना के तो वो पेश करे बिफोर द असेंबली। तो ये जो हम बिल की बात कर रहे हैं, जो बजट की बात कर रहे हैं, यहाँ से ये ड्राइव होती हैं। The annual budget statement shall show separately sum received to meet expenditure described by the Constitution as the expenditure charge on the federal consolidated fund and sum required to meet the expenditure proposed to be made from the federal consolidated fund. उसके बाद and shall distinguish expenditure on revenue account from the other, वो differentiate करेंगे कि consolidated fund के कौन से दूसरे कौन से expenditure charge on the consolidated fund। ये onward इसकी ज़रूरत नहीं, आगे चलते हैं, इसने किसी ने पढ़ना हो तो देख लें। प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट तो 82 है, उसके 141 और 142 देख लेते हैं हम। बस ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है कि किसने लॉ बनाने हैं, तो उसकी आपस में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो पहला जो है एक्सटेंट ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, जो फेडरल और प्रोविंशियल लॉ हैं, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऐसे कह लें कि किस टेरिटरी का कौन लॉ बनाएगा। तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के रिलेशन से जो आर्टिकल है 141 है, और सब्जेक्ट मैटर जो है कि किस सब्जेक्ट मैटर पे कौन बनाएगा, तो उसके लिए 142 है। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन मजलिस पार्लियामेंट में मेक ए लॉ इंक्लूडिंग लॉ हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। कि मजलिस शूरा या जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जिसमें आपकी असम्बली, सेनेट और प्रेसिडेंट है, वो पार्लियामेंट है, तो वो सारे पाकिस्तान के लिए या एनी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान पूरा, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी उसी में शामिल है, वो कोई भी लॉ बनाई जा सकती है। और प्रोविंशियल शैल मेक ए लॉ फॉर द प्रोविंस और एनी पार्ट ऑफ देयर। तो प्रोविंस के लेजिस्लेटर जो है, वो असम्बली जो है, वो पार्लियामेंट जो है, प्रोविंशियल पार्लियामेंट जो है, वो लॉ बनाएगी, वो आप के प्रोविंस के या पार्ट ऑफ द प्रोविंस। तो ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन डिफाइन होगी कि किसने कहा किस एरिए का लॉ बनाना है। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर में मजलिस शूरा शैल हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। फेडरल लेजिस्लेटिव में कोई इंट्रीज हैं तो वो इंट्रीज स्पेसिफाई के इस एरिया, वो फील्ड है कि ये फील्ड का है, ये फील्ड है, उस फील्ड के मतलब कौन लॉ बनाएगा। तो उसमें जो फील्ड बनना है, आगे उसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो उन पार्ट 1, 2 की जो लेजिस्लेशन है वो पार्लियामेंट करेगी, एक्सक्लूसिव पावर है उसके पास। प्रोविंशियल की उसमें पावर नहीं है। प्रोविंस जो है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटर जो है, वो उसके मतलब उसको टच नहीं कर सकता या उसके मतलब लॉ नहीं बना सकता। तो उसके बाद मजलिस शूरा एंड प्रोविंशियल असेंबली शैल हैव द पावर टू मेक ए लॉ विद
रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एविडेंस। ये कंकरेंट पावर है जिसको हम कहते हैं दोनों के पास ही हैं। ये कंकरेंट लेजिस्लेशन पावर जो है ये क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस के मतलब लॉ प्रोविंस भी बना सकता है और जो लेजिस्लेटिव है फेडरल लेजिस्लेटिव है वो भी बना सकता है। तो पहले वाली एक्सक्लूसिव पावर है, ये कंकरेंट पावर है। आगे फिर आगे है फिर प्रोविंस की अपनी लेजिस्लेशन जो है सब्जेक्ट टू बी प्रोविंशियल असेंबली शेल एंड मजलिस शेल नॉट, ये प्रोविंशियल की पावर है। हैव ए पावर टू मेक ए लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट इनोबरेटेड इन फेडरल लेजिस्लेचर, जो फेडरल लिस्ट में जो मैटर स्पेसिफाइड नहीं है उसके मतलब वो प्रोविंशियल की डोमेन है। वो प्रोविंशियल असेंबली जो उसमें नहीं है या वहाँ से एक्सक्लूडेड है तो उस एरिए का लॉ जो है वो फिर प्रोविंशियल असेंबली अपने प्रोविंस के लिए उस या उसके पार्ट के लिए बनाएंगे। मजलिस पार्लियामेंट शैल एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर परटेनिंग टू सच एरिया इन द फेडरेशन एज आर नॉट इंक्लूडेड एनी प्रोविंस, जो एरिया प्रोविंस में शामिल नहीं है वो उसकी पावर जो है वो फेडरेशन के पास है, वो लॉ बनाएगी। कोई कंट्रोवर्सी हो तो फिर उसके लिए 143 है कि अगर फेडरल लेजिस्लेशन और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है उसमें कोई रिपग्नेंसी हो, इनकन्सिस्टेंसी हो तो फिर कौन सा प्रीवेल करेगा, जो उस सिचुएशन में प्रोविंशियल लॉ पहले बनाओ या बाद में बनाओ वो प्रीवेल करेगा। तो आगे और बेटर फेडरल लिस्ट देख लें तो 5-7 एंट्री हम देख लें 45 4 शेड्यूल। तो ये पावर है, अब इंट्रीज हैं वहाँ कि अब हमारा ये लॉ बने हैं तो वो उसकी हम इंट्री देख लेते हैं कि वो फील्ड जो है, फील्ड कहाँ से है। पार्ट 1 40 ये 43 से स्टार्ट होती। 43 है ड्यूटी ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो कस्टम एक्ट है जो हमारा, तो यो वो इस एंट्री के तहत इसमें अमेंडमेंट ये वो अल्ट्रेशन जो एडिशन डिलीशन जो भी आती है तो पावर उधर है और बिल उधर है और यहाँ उसमें अमेंडमेंट ये अल्ट्रेशन ये एंट्री है जिसके तहत कस्टम लॉ जो बना है, रूल रेगुलेशन जो भी हैं तो उसकी सारे इस एंट्री के तहत है। इस तरह ड्यूटी ऑफ एक्साइज तो इंक्लूडिंग ड्यूटी ऑन सॉल्ट बट नॉट इंक्लूड ड्यूटी ऑन अल्कोहल, लिक्वर, अफीम एंड अदर नार्कोटिक्स। तो ये जो एक्साइज वाला लॉ है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 जो है या पहले 1944 था या उससे पहले थे तो वो इस एंट्री के तहत बनते हैं। इसके तहत फेडरल लेजिस्लेटर जो है पावर एक्सरसाइज करता है, उसने पहले लॉ बनाया तो अब उसमें अमेंडमेंट अल्ट्रेशन रिपील भी कर सकता है, नया भी बना सकता है। तो इसी तरह टैक्सेस ऑन अदर देन टैक्सेस ऑन इनकम, तो ये हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 जो है, पहले 79 था या 1922 था या जितने भी थे। तो ये अदर देन एग्रीकल्चर, तो इसलिए हम रोज़ कहते हैं भी एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। एग्जेम्पशन में हो या ना हो डोमेन ही नहीं है, डोमेन ही लेजिस्लेटर की डोमेन नहीं है कि इसके पास पावर ही लेजिस्लेटर ने नहीं या कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी कि एग्रीकल्चर पे फेडरेशन जो है जो फेडरल लेजिस्लेटर ने टैक्स लगाए। इसलिए जैसे 111 में भी उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, इसीलिए वो चैलेंज हम करते हैं। लेकिन अदरवाइज एग्जाम्पशन भी है 41 में, अदरवाइज एग्जाम्पशन की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जाम्पशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन ही नहीं है फेडरेशन की कि वो टच करे एग्रीकल्चर इनकम को। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है आउटसाइड द डोमेन है, यहाँ लिखा हुआ है अदर देन एग्रीकल्चर। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने ही एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेस ऑन इनकम में से एक्सक्लूड कर दिया है। तो इसलिए फेडरेशन की वहाँ भी हमने 142 पढ़ा है तो उसमें कहा हुआ है कि जो इंट्रियों में लिखा है उसका लाभ बनाएगा फेडरल लेजिस्लेटर, उसके अलावा या उसमें एक्सक्लूडेड है या मेंशन नहीं है उसका कौन बनाएगा, प्रोविंस। तो इसलिए एग्रीकल्चर की सारी टैक्सेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्ट भी है जिसपे लिटिगेशन वगैरह पेंडिंग। 11 में कहा गया है कि जी अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम शो की और उसका टैक्स आपने प्रोविंस को अदा नहीं किया तो हम उसको ऐड कर लेंगे। वही बना इसके इसलिए मैं वहाँ कोई भी चीज़ हो तो उसको चैलेंज करके हम स्ट्राइक डाउन करना होता है कोर्ट ने। उसमें बेसिकली 2-4 चीज़ें आ जाती हैं। ये हो जाएगा 111 में जो हमने जो डाला है उसमें ये है कि वो हम मान ही नहीं रहे कि ये एग्रीकल्चरल इनकम है।
उसको कह दिया कि ये एग्रीकल्चरल इनकम है ही नहीं, क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल इनकम होती तो उस पर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पे हो चुका होता। अगर पे नहीं हुआ तो फिर फेडरल जो लॉ है इनकम टैक्स का वो उसको एडमिट करने से इनकारी है कि वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है और इसलिए हम उसको टैक्स अंडर सेक्शन 111। अगर हम उसको कहें कि हाँ अगर आप सबूत दे देते हैं तो आपको जाकर फिर उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा मैं इसमें पहली बात तो है कि जिस पे आपकी पावर ही नहीं है, आपको आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको टच ही नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि जब आप डायरेक्ट पावर नहीं है तो इनडायरेक्ट आप उसको इंक्रोचमेंट, इसको हम कहते हैं इंक्रोचमेंट ऑफ पावर ऑफ द फाइनेंशियल, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है आर्टिकल 142 उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है कि वो प्रोविंस का सब्जेक्ट है। अब कल को प्रोविंस भी कह दे कि ये इनकम एग्रीकल्चर है, आपकी इनकम को कह दे सैलरी इनकम जो है एग्रीकल्चर है मैं टैक्स लगाऊंगा, लगेगा? फिर ऐसे नहीं है। सुन लो ना, वो बेसिकली ये है कि वो उसकी डोमेन नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने लगाया भी है या डीमिंग प्रोविजन अगर फॉल्ट है, सपोज उसने टैक्स नहीं दिया, तो वो प्रोसीडिंग एग्रीकल्चर टैक्स एक्ट के तहत कर ले, रिकवरी कर ले, असेसमेंट कर ले, जो लॉ है ना इंडिपेंडेंट, बजाय कि नहीं दिया तो ये बन गई, कन्वर्ट नहीं हो सकती। एग्रीकल्चर इनकम शैल रिमेन एज एग्रीकल्चर, जहाँ तक मर्जी ले जाएं, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स की वजह से वो दूसरी इनकम नहीं बन जाएगी। लेकिन क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव उसका ये है, क्योंकि लॉ में तो वैसे फिस्कल लॉ में ऑब्जेक्टिव का कोई असेंस का कोई नहीं होता, लेटर ऑफ लॉ ही होते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोग ऑन द गॉर्प ऑफ एग्रीकल्चर ये वाली इनकम उसमें छुपा लेते हैं, उसकी वजह से उसको कैप्चर करने के लिए जो बनाया गया। लेकिन अगर आगे होता है, जैसे हाई कोर्ट में चैलेंज होता है, तो वो इसकी डोमेन में आता नहीं है, क्योंकि इवन एग्जम्पशन की भी जरूरत नहीं। या 41 है, पुराने शेड्यूल में भी थी, एग्जम्पशन दी हुई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनली ही उस पर बार है कि टैक्सेशन में नहीं आ सकता। बल्कि 1992 PTD 1 में इमूल प्रॉपर्टी को उन्होंने गेन ऑन इमूल प्रॉपर्टी सेक्शन, ये आर्टिकल 50 में पहले एक्सक्लूडेड था, तो उस पर टैक्सेशन हुई, तो उन्होंने कहा ये तो आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल का ही डोमेन नहीं है कि इसमें आप आ सकें, तो इसलिए इस पर लगाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐड करना उस पर वो बनता ही नहीं। तो इसलिए यहाँ क्योंकि उसको एक्सक्लूडेड है अदर दैन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जब बनाया जाएगा लॉ, उसमें डीमिंग प्रोविजन हो सकते हैं किसी और चीज़ को, लेकिन इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर को डीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस इनका वो डोमेन नहीं है। वो डोमेन फिर अनक्रोचमेंट होगी ऑफ द पावर, इस तरह ये उनकी इनक्रोच करेंगे, वो इनकी करेंगे, तो फिर वो कन्फ्लिक्ट होगा। तो इसलिए वो मतलब बेस्ट अप्रोप्रिएट जो लॉ जिसको कहें वो नहीं बना हुआ, तो चैलेंज हो सकता है, स्ट्राइक डाउन हो सकता है। इसी तरह टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशन जो है, इन पे भी टैक्सेशन हो सकती है। इस तरह टैक्सेस को लगा क्यों लिखा गया, इसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगे कि ये कॉर्पोरेशन है, क्यों एंट्री लगा दी गई? नहीं, ये इनकम टैक्स का तल्लुक नहीं है। अदरवाइज टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशन पे कोई टैक्सेस लगाना चाहती है गवर्नमेंट, जितनी कॉर्पोरेशन है, ये तो जितनी भी कॉर्पोरेशन का वाइडर डेफिनेशन है, जैसे जितनी अथॉरिटीज़ होती हैं उनको भी कॉर्पोरेशन कहते हैं, कंपनियों को भी कॉर्पोरेशन, कोई बाई लॉ या अंडर द लॉ जो भी एज ए लीगल एंटिटी या जुडिशल पर्सन हो, तो वो कॉर्पोरेशन की जनरली ये जो आपकी अथॉरिटीज़ होती हैं उसमें आते हैं। तो आर्टिकल 165A भी इसी के लिए डाला गया। जी, कॉर्पोरेशंस पहले कहती थी कि वी आर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वी आर गवर्नमेंट, हम पे टैक्स नहीं लगता, जैसे फेडरल गवर्नमेंट पे नहीं लगता तो कॉर्पोरेशन पे भी हम पे भी नहीं लगता। फिर वो यहाँ पे 165A भी डाला गया, वो भी हाँ जी, उसमें भी अब फिर उसमें डाला गया कि ये अल्टीमेट डोमेन कहाँ जाएगा, डेस्टिनेशन कहाँ होगी। हमारा भी आर्टिकल 49 है कि कौन सा है, जो जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हाँ, तो वहाँ भी है। तो वो वाला टैक्सेशन जैसे इन पे लगाना चाहे फेडरल, मतलब इसमें यहाँ ये एंट्री जो है ना फील्ड है, इसमें इसके इंसिडेंटल भी सारे शामिल है। ये कोई स्पेसिफिक पावर नहीं, ये फील्ड है जिस फील्ड में फेडरल लेजिस्लेटर जा सकता है, उसके रिलेशन से कोई भी लॉ बना सकता है। तो ये टैक्सेस जो कॉर्पोरेशन पे किसी किस्म के भी टैक्स लगाने हैं, तो इस एंट्री के तहत फेडरल के पास पावर है, प्रोविंशियल के पास नहीं है। ये ऐसे समझ लें कि फेडरल चाहे तो कोई प्रपोजल बना ले फेडरल गवर्नमेंट, तो किसी नेचर के भी टैक्सेस, इसमें इनकम नहीं है, दूसरा नहीं, किसी कैटेगरी का भी, क्योंकि वो इनकम टैक्स की पहले वाली एंट्री आपने पूछा है कि ये अलहदा क्यों है, तो वो टैक्सेस किस है, टैक्सेस ऑन इनकम है, अदर ये इनकम नहीं लिखा हुआ, ये टैक्सेस है ऑन कॉर्पोरेशन।
तो कॉरपोरेशन पे किसी कैपेसिटी पे हो सकता है, किसी और चीज़ पे हो सकता है, किसी उसकी एक्टिविटी पे हो सकता है, किसी ने जगह इनकम के तल्लक नहीं है। जैसे सेल टैक्स की अलग है, ये सेल भी नहीं है, कोई कॉरपोरेशन पे किसी स्टाइल से भी टैक्सेशन हो सकती है, इसीलिए अलग है। हाँ, कॉरपोरेशन पे किसी किस्म का भी टैक्स लगाए, इनकम सेल टैक्स की तो इंडिपेंडेंट एंट्री आ गई ना, तो वो इंडिपेंडेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट एंट्री है कि कॉरपोरेशन को किसी चीज़ पे भी किसी एंगल से भी, इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि इस एरिया पे सर्विस पे लगाना है, इस चीज़ पे लगाना है, कॉरपोरेशन को एसेट पे लगाना है, किस चीज़ पे लगाना है, वो स्पेसिफाइड नहीं है। किसी भी कोई लाइसेंस या दूसरी कोई फ़ी या मैनेजमेंट या गवर्नेंस या किसी किस्म की भी या ह्यूमन या अदरवाइज कॉरपोरेशन पे जो भी उन पे एसेट पे या किसी चीज़ों पे भी तो उन पे टैक्स लगाना चाहे तो वो फिर अपनी प्रपोजल दे के लॉजिकली करके जैसे ये बनाए, इस तरह टैक्स वाली नहीं, ये मनी बिल भी नहीं होगा, ये नॉन मनी बिल होगा क्योंकि उसमें फाल नहीं करेगा, तो उसकी अलग है। तो इसलिए उसके मुताबिक वो जैसे आर्टिकल 70 है उसके मुताबिक जाके फिर इसमें बनाया जा सकता है। इसमें taxes on sale and purchase of goods imported, exported, produce, manufactured, consumed, except sale tax on services। तो पहले सारा का सारा ही शामिल था कि सर्विसेज भी, गुड्स भी, मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट, ये सेल टैक्स जो एक्ट 1990 वो इस एंट्री के तहत है। अब इसमें से सर्विसेज एक्सक्लूड कर दिया है तो सर्विसेज जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया, जो PRA वाला है या सिंध है या जितने भी प्रोविंसेस हैं तो वो इस एंट्री के तहत है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री है। टैक्सेज ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेज ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पहले था नॉट इंक्लूडेड टैक्सेज ऑन कैपिटल गेन, पहले 18 अमेंडमेंट के बाद कैपिटल गेन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के पे कैपिटल गेन था उसमें टैक्सेशन फेडरेशन के सब्जेक्ट में नहीं था, ये उधर था, तो इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगता था। तो इसी पे मैंने वो जजमेंट बताई 1992 PTD 1, तो वो उन्होंने कैपिटल गेन का था, उन्होंने कहा ये तो यहाँ ही से ही इसकी एक्सक्लूजन है, कॉन्स्टिट्यूशनली बाहर है इसमें टैक्सेशन का। जैसे एग्रीकल्चर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बाहर है कि वो प्रोविंशियल फेडरल जो है नहीं लगा सकता, तो इस पर भी यही इसी पे वो जजमेंट है और रेलेवेंट टूल्स है। कोई चैलेंज करे एग्रीकल्चर तो वो उसके लिए फिट बनती है। तो यहाँ अब इसकी इंटरप्रिटेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्या गेन एक्सक्लूड करने से, एक तो ये इंटरप्रिटेशन लोगों ने की कि यहाँ से गेन एक्सक्लूड किया गया है तो सब्जेक्ट मैटर बन गया है फेडरेशन का, तो दूसरी ये है कि ये जो टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दूसरी इंटरप्रिटेशन ये भी चल रही है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके रिलेशन से वैल्यू टैक्स हो या उसका गेन टैक्स हो, यार ये सारा प्रोविंशियल का सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना, वो कहते सारा का सारा ही है। तो रेंटल इनकम को भी कहते हैं। और अब रेंट, हाँ जी ना रेंट, अब यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी तो वैल्यू करते हैं और रेंटल वैल्यू बना के आपसे ले रहे हैं। तो अभी अमेंडमेंट आई है तो डीम्ड रेंट हमने करके तो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इस रेफरेंस से उसको देख रहे हैं कि अब इसमें लिखा हुआ है कि नॉट इंक्लूड टैक्सेज ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, पहली लाइन हम जरूरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल वैल्यू जो भी उसकी कैपिटल वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है, फिर मार्केट वैल्यू उसकी कैपिटल वैल्यू बनती है। एसेट भी टैक्सेज ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट जितने भी हैं आपके मूवेबल हो सकते हैं, इमूवेबल भी हो सकते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, जितने भी आपके कैपिटल वैल्यू के एसेट होते हैं उन सारों पे टैक्सेशन हो सकती है अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी तो यहाँ से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दी गई है, तो इट मीन वंस इट इज एक्सक्लूडेड जस्ट लाइक सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, जस्ट लाइक ऊपर हमने एग्रीकल्चर इनकम, तो इसमें तो फेडरल की आप पावर ही नहीं बनती लगाने की, इसलिए ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो इसको इसलिए मैंने ज़्यादा किया ताकि आगे वो जो डीमिंग वाला रेंट पे टैक्सेशन आई है ताकि इस सिनेरियो में उसको देखा जा सकता है कि आया ये क्या कैपिटल वैल्यू पे टैक्स लगाया जाता है। उन्होंने कहा मार्केट, फिर मार्केट वैल्यू पे लगाना है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है
उसकी कैपिटल वैल्यू है और उस पर टैक्स लगाया जाए, क्या लगाया जा सकता है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एंट्री? क्या जब ये कॉन्स्टिट्यूशन उसको बाहर है तो उसको लगाया जा सकता है? नहीं लगा सकता। तो ये अगली लिटिगेशन उस पर चलनी है। इसी तरह आगे टैक्सेस हैं, टैक्सेस ऑन ड्यूटी प्रोडक्शन, ये जो है ये वाली इन ल्यू वाली क्लाज है, ड्यूटी टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लांट में अंडरटेकन इन ल्यू ऑफ एनी ऑफ मोर ऑफ द अबव अब अगर पिछले जितने भी हमने डिस्कस किए हैं ये 43 से ये कि अगर टैक्स लगाना चाहता है लेजिस्लेटर इन ल्यू ऑफ उसकी बजाय उसकी कैपेसिटी पे, जिसको हम फिक्स टैक्स या प्रेजेंटिव टैक्स या ये हम कह रहे हैं कि कैपेसिटी टैक्स, उसको कैपेसिटी टैक्स है। यानी मिनिमम टैक्स भी इसी की हैं, फिक्स टैक्स भी इसी की हैं, या उसकी फैसिलिटी पे या मशीनरी पे या किसी बेस में भी फिक्स टैक्स या प्रेजेंटिव या फाइनल टैक्स जो है वो इस एंट्री की वजह से है, 52 की वजह से, कि इन ल्यू ऑफ उसकी वजह से दोनों नहीं एट ए टाइम, कि वो भी लगा दे और ये भी लगा दे, या नॉर्मल टैक्सेशन लगनी है या इन ल्यू ऑफ इन प्लेस ऑफ दैट जो है ये लगना है। तो ये जो है अलाई कार्टर में इसको इस इन एंट्री को बहुत कंप्रीहेंसिवली इंटरप्रेट किया गया, तो उसमें इन ल्यू ऑफ को भी किया गया। जो स्टील के अंदर आजकल है वो एक मिनिमम टैक्सेशन का, जी जी, फिर इसके वायलेशन नहीं है कि या मिनिमम लगा लें या एक्चुअल लगा लें? वैसे तो सारे मिनिमम इधर भी है, जैसे सेल टैक्स टर्नओवर मिनिमम है, 3600 मिनिमम ही है, अब तो सारे फाइनल वाले मिनिमम है। तो उन्होंने उसको डिज़ाइन कर दिया कि लग तो एक ही रहा है, जो हायर है वो लग रहा है ना, दूसरा तो नहीं लग रहा, दो नहीं ले रहे ना। उन्होंने कहा जो हायर है वो ले रहे हैं ना, तो इसे फाइनल वाला लग रहा है या वो लग रहा है, एट ए टाइम दोनों तो नहीं ले रहे ना, दोनों एट ए टाइम, या तो कहेंगे वो नॉर्मल भी दो और ये मिनिमम भी दो, ऐसे तो नहीं है, दोनों में से एक हो रहा है। तो जो हायर हो रहा है या कैपेसिटी वाला हायर है या नॉर्मल हायर है, तो दोनों कैलकुलेट कर लें, जो हायर है वो दे दें। तो इसलिए फिर ये इन ल्यू ऑफ उसके ये आ गया फिर, ठीक है, इसीलिए उसको इस तरह फिर जस्टिफाई किया। पहले जो आया था ये वाला हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000, शुरू में उन्होंने कुछ इस पे इसको लॉजिकल लॉ बनाया था। उसमें कहा था ये जो टैक्सेशन है टर्नओवर वाली, ये कैपिटल पे टैक्सेशन है, क्योंकि आपका लॉस है तो फिर आपने टैक्स कहाँ से दे रहे हैं, तो फिर आपने कैपिटल आपकी जो कंट्रीब्यूशन कैपिटल की है तो उस फंडिंग में से आप टैक्स दे रहे हैं, तो आपके अर्निंग में से तो टैक्स नहीं है। तो इसलिए उन्होंने फिर उसमें जीपी का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि जहाँ ग्रॉस लॉस होगा वहाँ मिनिमम नहीं होगा। शुरू में जब ऑर्डिनेंस आया है तो ग्रॉस लॉस बेसिकली इसीलिए 1-2 साल उसको ओमिट भी कर दिया था, मिनिमम टैक्स को 1-2 साल 2010 में या कहीं, तो 113 जो है उसको ओमिट भी कर दिया था कि इसको ना लगाएं, रहने दें। तो क्योंकि वो लाई काटर में उसके थ्योरी ये दी गई है कि मुल्क अंडर डेवलप्ड है, तो पब्लिक सर्विस करनी है, तो कुछ ना कुछ ड्यू टू लॉस डेप्रिसिएशन कुछ भी ना देना ठीक नहीं है, कुछ तो कुछ स्टेट को दे ही देना चाहिए। तो इतनी बड़ी है क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से कैश सरप्लस तो आ रहा है, कैश तो आ रहा है कंपनी के पास, इवन दो प्रॉफिट नहीं है लेकिन कैश तो आ रहा है, तो कैश में से चलो कुछ दे दे, कैश टैक्सेशन कर ले, ऐसे समझ ले कि दोनों में से कर ली कि ये आपका प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन ड्यू टू डेप्रिसिएशन बिफोर डेप्रिसिएशन ना चार्ज करें तो फिर तो है ना प्रॉफिट। तो इसलिए आप कुछ कैश अर्न कर रहे हैं तो स्टेट आपकी है, वेलफेयर करनी है, एजुकेशन हेल्थ और चीज़ें हैं, तो इसमें आपने कंट्रीब्यूशन करनी है। तो कुछ मिनिमम ये थ्योरी यूके यूएसए इंडिया यहाँ वहाँ बहुत हुई, तो वो सारे कई सलाह उसमें डिस्कस हैं। और वटल ने वो उन्होंने कहा कि एक्सप्रोप्रिएट मेरे कैपिटल में से जाएगा। जी वो सही, हाँ नहीं वो हाँ, लेकिन बेसिकली मेरे ख्याल में जो अलाई कार्टर ने हमारे मुल्क की तबाही की है ना, क्योंकि उन्होंने उसको जस्टिफाई कर दिया, तो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन को फिर उसकी फिर सलाब आया, फिर उसका 70-75 सेक्शन हर चीज़ ही प्रेजम्पटिव, और उसी पे ये सारा डायरेक्ट टैक्सेस जो कन्वर्ट हो गया इनटू इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उसकी ये जो इन्फ्लेशन है, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसी की एक प्रोडक्ट है। जो वहाँ कोई रैशनलाइज किया जाता, ठीक है टैक्सेशन के और भी तरीके हैं, लेकिन उसको रैशनलाइज कर दिया जाए, दोनों में थोड़ा बहुत उसमें ड्रा लाइन कर दी जाए कि डायरेक्ट रहे, इंटरेक्ट रहे, तो ताकि उसका जो अब जितने इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े हैं जो अर्निंग होती है वो आगे शिफ्ट ऑन कर देते हैं, विद होल्डिंग सारा उसने प्राइस बढ़ा दी, आगे कर दी, डायरेक्ट बना दी, तो खुद पे बर्डन नहीं आता, वो फिर गैप अमीर गरीब का जो है वो ज़्यादा वाइडन होता जा रहा है। तो वो भी जो डायरेक्ट होना चाहिए था वो भी फिर इंटरेक्ट है।
हाँ जी, आगे चल बेटा। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया देख लिया है, तो अब हम अपने टॉपिक जो है, अब इसमें अमेंडमेंट्स जो हैं, अमेंडमेंट को अगर हम देखेंगे कि अमेंडमेंट्स किस किस नेचर की हैं। कुछ अमेंडमेंट होंगी जो सब्सटेंटिव अमेंडमेंट होंगी, कुछ जो प्रोसीजरल होंगी, कुछ इसी तरह रेवेन्यू नेचर की होंगी, कुछ होंगी एग्जम्पशन या क्रेडिट या आपके इंसेंटिव्स होंगी, कुछ क्लैरिफिकेटरी होंगी, तो कुछ आपकी अदरवाइज दूसरी जिसको कहते हैं क्लैरिफिकेटरी या एक्सप्लेनेटरी होगी या एडिटोरियल नेचर की होंगी। तो हम सारों की अपनी अपनी कंस्टिट्यूशन देखेंगे। एक फिर ये है कि इसमें हम देखेंगे कि अमेंडमेंट जो है, क्योंकि लेजिस्लेटर जो है वो किसी भी लॉ को प्रॉस्पेक्टिव भी बना सकता है और रिट्रांसपेक्टिव भी बना सकता है। तो प्रॉस्पेक्टिव जो है इसका भी अब इसमें केस लॉ तो दिए हुए हैं बहुत से, तो उसको आपको कुछ को रिव्यू कर लेंगे। इसमें एक बेटा खोलना कौन सा है, सुप्रीम कौन सा था पहला ही अभी से 19 है सुपर इंजीनियर। इसमें ये जो पहला सबसे पहले जो सेक्शन बिल का या बजट का या एक्ट का दिया होता है कि यहाँ भी लिखा होता है कि ये कब से ऑपरेटिव होगा, वन से अभी से इन्फोर्स होगा या अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाई होगा। तो ये भी एक यहाँ से भी गाइडलाइन ली जा सकती है कि इसमें जो प्रोविजंस हैं वो रिट्रांसपेक्टिव होंगी या प्रॉस्पेक्टिव होंगी। फिर दूसरा सब्सटेंटिव और उसको देखा जा सकता है कि आपकी प्रोसीजरल हैं, क्लैरिफिकेटरी हैं या एक्सप्लेनेटरी हैं, तो उनको देखा जाता है उसके मुताबिक। लेकिन सबसे पहले जो इस पे क्लिक करें कि आपकी स्लाइड बड़ी फुल हो जाएगी, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नहीं दूसरा है, बड़े हेड वाइज ठीक है सर, वो बाद में चलेंगे ना। ये हेड वाइज हम देख लेते हैं। शुरू में है ये कहाँ से स्टार्ट, आगे बेटा। ये पहली जो 19 वाली थी ना, इसमें बहुत से केस लॉ उन्होंने मेंशन किए हैं, तो ये विद रेफरेंस टू 153 थी। तो इसमें बेसिकली ये बजट में जो अमेंडमेंट, ये जो पहला सेक्शंस होता है कि टाइटल क्या है, एनफोर्समेंट कब से होनी है, वंस है या एज मेंशनड है, अभी भी हम देखेंगे बिल में देखेंगे तो उसके मुताबिक कब होनी है, तो उसको इंटरप्रेट किया। तो जनरल रूल हम 4-5 डिस्कस कर लेते हैं कि जहाँ कहीं सब्सटेंटिव अमेंडमेंट होंगी वो ऑलवेज प्रॉस्पेक्टिव होंगी अनलेस रिट्रांसपेक्टिव इफेक्ट जो है क्लियर वर्ड से या बाई इम्प्लीकेशन ना दिया गया हो। तो सब्सटेंटिव क्या है, सब्सटेंटिव वो हैं जो राइट और लाइबिलिटी को अफेक्ट करते हो टैक्स को, उसको हम कहेंगे कि वो सब्सटेंटिव अमेंडमेंट है। जो राइट लाइबिलिटी को अफेक्ट ना करती हों, मेयर मैटर ऑफ प्रोसीजर्स हों, तो प्रोसीजरल जो है जनरल रूल ये है कि वो रिट्रांसपेक्टिव होती हैं अनलेस उसको प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट ना दिया जाए। तो पहले तो ये 2 रूल हैं। तीसरा रूल ये है, यहाँ कहीं बेनिफिशियल हो, रेमेडियल हो, क्यूरेटिव अमेंडमेंट हो, तो या क्लैरिफिकेटरी हो या एक्सप्लेनेटरी हो, तो वो भी यूजुअली रिट्रांसपेक्टिव होती है और अनलेस उसको प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट दिया ना गया हो या बाय इम्प्लीकेशन या उसमें लैंग्वेज ऐसी हो या वो राइट को अफेक्ट करती हो, तो उसी चीज़ में होगी। लेकिन ये भी है कि रिट्रांसपेक्टिव इफेक्ट उनका कहाँ तक है, तो उसमें रिट्रांसपेक्ट टू द पेंडिंग केसेस भी होता है। तो ये इसमें शाहनवाज की केस भी की और भी बहुत सी आई हैं कि पेंडिंग केसेस जो हैं, पेंडिंग बिफोर द डीसी, पेंडिंग बिफोर द कमिश्नर अपील, पेंडिंग बिफोर द ट्राइब्यूनल, पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट, पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, वहाँ कहीं भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो वो पेंडिंग केस है तो उसमें उसका रेमेडियल, क्यूरेटिव या बेनिफिशियल है तो उसका आपको अफेक्ट दिया जा सकता है। तो ये बेनिफिशियल वाली जो है इस पर देखी जा सकती हैं। ये इसमें शाहनवाज मोस्ट हमारे जो टैक्स लेजिस्लेशन के मुताबिक है, बाकी भी ये टैक्स की लेजिस्लेशन की है। तो इसमें 2014 की भी है, दूसरी भी है कॉर्ट स्पिनिंग, तो इसमें से हेल्प ली जा सकती है। ये बेटा इसलिए इंटेंट के डिटरमिन कैसे करना है कि ये प्रॉस्पेक्टिव है, रिट्रांसपेक्ट है, तो इंटेंट और लैंग्वेज भी देखी जा सकती है। पास्ट लैंग्वेज है, फ्यूचर लैंग्वेज है, शेल का वर्ड है, शेल हैव है, हैड है, उससे भी लैंग्वेज से भी वो
इम्प्लीकेट जो मैंने कहा एम्प्लॉयड बाय द लॉ कि उससे भी देखा जा सकता है कि प्रॉस्पेक्टिव है ये रेट्रोस्पेक्टिव है। तो चेंज इन फॉर्म है पैकनरी, अदरवाइज ये प्रोसीजर। अगर चेंज ऑफ फॉर्म है कि ये अब ये वाला फॉर्म है या ये चेंज इन फॉर्म जो है जनरली वो प्रोसीजर नेचर होती हैं, वो आपके राइट को जो उसको अफेक्ट नहीं करती। तो जैसे अपील के हैं या दूसरे प्रोसीजर हैं तो वो इस तरह होंगे। और दूसरा ये इसमें बाद बार रिट्रांसपेक्टिव अफेक्ट दिया गया हो या दो ओपिनियन बने किसी के तो वो फिर उसकी प्रॉस्पेक्टिव में वो चलेगा, रिट्रांसपेक्टिव में चलेगा। इस तरह एक्सटेंट ऑफ रिट्रांसपेक्टिव जो है कहीं अगर मेंशन है तो उसकी वो हमेशा के लिए रिट्रांसपेक्टिव नहीं हो सकती। जैसे कोई लॉ है, जब से लॉ बना है उससे वो पीछे नहीं जा सकती, तो इसलिए उसकी भी कोई एक्सटेंट है या जो टाइम लिमिट लॉ ने दी हो कि इससे स्टार्ट होती है टू दैट एक्सटेंट ही वो जा सकती है, उस हद तक वो रिट्रांसपेक्ट हो सकती है। बाकी इसमें ये केस लॉ है एज ए होल इंडिपेंडेंट, सारों को कंसीडर करते हुए फिर देखना चाहिए कि प्रॉस्पेक्टिव है। आगे चलें बेटे। अब ये इनकम टैक्स है, ये हमने ऊपर ये इंडेक्स है, हम फिर आगे इसको अकेले अकेले देखेंगे। तो टैक्स ऑन द हाई अर्निंग पर्सन फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, तो इसमें सेक्शन जो है ना 4C इंसर्ट हुआ है। तो इसका इसमें डिवीजन 2B पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल 4th 5th एंड 7th शेड्यूल। तो ये इनकी इसको हमने पढ़ना है या इसको डिस्कस करना है तो इसके लिए ये वाले शेड्यूल हमें देखना पड़ेंगे। इस पे जाएंगे तो ये आगे हम देखते हैं इसको। तो ये टैक्स लगा है, जिस तरह सुपर टैक्स लगा था 4B वाला, तो इसी तरह ये भी इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी 300 मिलियन से जिनकी ज़्यादा अर्निंग होगी सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन उसी तरह ही है। वो जो इम्प्यूटेबल और फाइनल और सारी जो उसका सुपर टैक्स के लिए थी वही प्रोसीजर सारा बना के तो वो इनकम कैलकुलेट करनी है। एक्सक्लूजन भी उसी तरह, हर चीज़ उसी तरह। तो उसके मुताबिक ये इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी या जितनी ऑयल एक्सट्रैक्शन वगैरह की जितनी भी है नेचुरल मिनरल वाली हैं तो उन पे ये लगनी है। तो आगे हम इसको देखेंगे। इस तरह टैक्सेस ऑन डीम इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ये टैक्सेशन अभी आई है कि आपका 5 फेयर वैल्यू होगी 5% होगा, उसका 20% होगा। तो उसको हम देखेंगे कि क्या एक्सक्लूडेड है क्या इंक्लूडेड है, वो आगे फिर आप चल के देखते हैं। तो इसका सेक्शन है 7E, डिवीजन है 13C पार्ट 1 है फर्स्ट शेड्यूल में। रेट शेट वहाँ दिए होंगे तो उसके मुताबिक रेट ऑफ टैक्स एंड द नॉन सैलरी इंडिविजुअल, वही उसी तरह फर्स्ट शेड्यूल में जो रेट शेट चेंज आए हैं उसका है। उसके बाद रेट ऑफ टैक्स फॉर द सैलरीड इंडिविजुअल इसमें आए हैं। विदड्रॉयल ऑफ डिडक्शन अलाउंसेज एंड क्रेडिट टैक्स क्रेडिट, ये सेक्शन इसके बदले हैं। ये एक समरी है, यहाँ हमें इस समरी से ही आप बजाय सारा पढ़ें, जिस सेक्शन को आप देखें उसके रेलेवेंट भी आप देख लें कि इनको हम देख लें तो आपको सामने आ जाएगा। टैक्सेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी, इसमें कोई रेट बढ़ गए हैं, पहले 39 था 55 हो गया या 39 से कुछ इस तरह रेट हुए हैं। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की अमेंडमेंट आई है। पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन, स्वैप में कोई नए एजेंट बनाए, नए एजेंट उन्होंने प्रेस्क्राइब FBR करेगा, वो कलेक्शन वगैरह करेंगे डिफरेंट सोर्सेज पे। इस तरह कार्ड ऑफ बेनिफिशियल ओनर की नई डेफिनेशन आई है। जिस तरह कंपनी है या जिसमें 10% वोटिंग या होल्डिंग या कंट्रोलिंग पावर हो फाइनेंशियल डिसीजन की दूसरे डिसीजन, तो उसका 181 में उसकी डिस्क्लोजर शर्त देनी है ताकि जो कलेक्टिव आपके जो कंट्रोलिंग है, जो एक्चुअल ओनर हैं, उसका भी पता चले क्या है। उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी पे होल्डिंग का पीरियड 4 साल था या उसको 6 या रेट से उसको उन्होंने रैशनलाइज करके बढ़ाए हैं कुछ। उसके बाद फंडामेंटल चेंज इन कैपिटल गेन टैक्स, तो उसमें आई हैं चेंजेस। उसके बाद रेट ऑफ कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल सिक्योरिटी पे चेंजेस आई हैं। चेंजेस इन टैक्स IT, तो IT इनेबलिंग सर्विसेज, पहले इस पर जो एग्जम्पशन वगैरह थी वो विदड्रा करके कुछ 2.5% के कितना कोई टैक्सेशन की है उन्होंने। तो इसी तरह 1 साल देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। बजट में कोई लॉन्ग टर्म चीज़ें होनी चाहिए। 1 साल एक अमेंडमेंट आती है, इंसेंटिव देते हैं, अगले साल वापस ले लेते हैं, बाद बार ड्यूरिंग द पीरियड ही ले लेते हैं। तो इसलिए कुछ परमानेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि वो होती नहीं है। वैसे भी हर 3 माह बाद फिर बजट, मिनी बजट, और फिर उसमें कोई अमेंडमेंट है ये और, तो ऐसे चलता रहता है। उसे प्राइस स्कीम इंट्रोड्यूस किया गई।
टैक्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई एम्बिग्यूटी थी कि एग्जाम्प्ट इनकम है तो क्या फिर इंडिविजुअल अगर पार्टनर वहाँ से शेयर लेंगे तो टैक्सेशन होगी कि नहीं, क्योंकि वहाँ था कि टैक्स अगर टैक्सेबल इनको टैक्स दिया हुआ है तो नहीं टैक्स होगा, तो उसकी क्लैरिफिकेशन आई है कि कोई बात नहीं, एग्जाम्प्ट भी लेंगे तो इन द हैंड ऑफ वो पार्टनर भी वो एग्जाम्प्ट ही होगी। तो ये अच्छी है अमेंडमेंट उन्होंने की है। उसके बाद हैं, अच्छा, पावर ऑफ रिकरेक्टराइजेशन को कोई चेंज की है, एक्सटेंशन स्कोप ऑफ टैक्स पेमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट की, अनएक्सप्लेन्ड इनकम की, वो जो अमेंडमेंट आई थी फॉरेन एक्सचेंज के मतलब मनी जितने भी एक्सचेंजर ये वो है उसको उन्होंने किया है। बाकी जो स्वैप नोटिस वाली है उसको भी प्रॉपर लीगलाइज किया है। पहले तो कोई बिल उसका था ऑर्डिनेंस के तहत थी, अब यहाँ उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। टाइम लिमिट ऑफ पासिंग अमेंडमेंट ऑर्डर, पिछले साल उन्होंने कोई 120 डेज थे तो अब 180 डेज कर लिए हैं, उसकी एक्सटेंशन की है। उसके बाद लिमिटेशन रिकॉर्ड की डिटेंशन कब तक रखना है, ये कुछ प्रोविजन जो है इसको विदड्रॉ कर लिया गया है विद होल्डिंग के। रीड टू टैक्स ऑन डेट एंड क्रेडिट, उसी तरह इन्हांसमेंट ऑफ स्कोप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, चार्ज ऑफ टैक्स है, रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी ऑन द प्रॉफिट बहबूद 5% हो गया, पहले 10 था। वो जो रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स है अंदर फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इंडिविजुअल टैक्स रेजिडेंट है, एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, टैक्सेशन ऑफ AOP है, और टैक्स रेट फॉर चैरिटेबल, उसकी कोई डेट थी चैरिटेबल के लिए 2022 थी तो उसको 24 कर दी। जी आगे बढ़ था। आगे ये प्रोसीडिंग एंगेज 30 एंड पर्सन कि जो भी एक्ट करते हैं वैसे तो डिमांड रहती है टैक्स बारों की कि जी अगर कोई गलत करे आर्डर शार्डर तो 5 गलत हो तो कुछ सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कोई नहीं होती, हर चीज़ गुड फेथ में होती है, जो भी हिटर लगाए ठीक है, बिल्कुल सही गुड फेथ में है, तो उसकी प्रोटेक्शन जो है यहाँ दी हर लॉ में ही होती है कि जो भी ऑफिसर्स है जहाँ भी कोई एक्शन आर्डर करता है तो वो गुड फेथ में करता है। गुड फेथ मीन उसका कोई पर्सनल उसमें नॉलेज या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, तो वो गुड फेथ में होता है, कोई मेलाफाइडी नहीं होती, मलाई से लॉ ऑफ एक्ट नहीं होता, तो इसलिए वो गुड फेथ में होता है तो वो ठीक है उसके लिए। वैसे सेल टैक्स में तो है कोई अगर उसने सेल टैक्स में कहीं कनावेंस की है या असिस्ट की है या फ्रॉड में तो 2 साल की कैद है वहाँ। तो यहाँ नए लॉ में भी आ गई है, लेकिन ऐसा ऐसा आएगी तो जैसे जैसे मुल्क बढ़ेंगे ज़्यादा तरक्की होगी तो चीज़ें, क्योंकि बैलेंस होंगी चीज़ें तो फिर सही होगा। उसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूटर जगह जगह थी रेट शेड ये वो, लेकिन डेफिनेशन नहीं थी पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, तो उन्होंने उसकी वही डेफिनेशन वही वाली है कि जो भी इम्पोर्टर या मैन्युफैक्चरर प्रिंसिपल जो होगा जो किसी को अपॉइंट करेगा किसी टेरिटरी के लिए तो वो उसका फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर होगा। टाइम लिमिट ऑफ पासिंग बेस्ट जजमेंट पहले 5 साल थी और उधर 6 साल थी, उसको उन्होंने फिर रैशनलाइज कर दिया। उन्होंने कहा इसको भी 6 कर लें। लोग उसको रिप्लाई नहीं देते थे कि टाइम बार्ड होने दे, तो ऑर्डर पास करेगा 121 का तो हम कह देंगे जी टाइम बार्ड है, क्योंकि उधर 6 थी। नोटिस वो एक ऑर्डर का देते, ऑर्डर के बाद रिप्लाई नहीं देते, तो 122 का करे तो 6 साल, अगर 121 करेगा 5 साल को 5 साल का किया नहीं, अपील फाइल की, चलो जी ये तो टाइम बार्ड है, 1 साल पीछे आ गए। तो उन्होंने कहा ये भी नहीं बस 2 ख़त्म हो गए ना। ये समरी हम एक देख लें, चीज़ों को देख लें तो फिर चीज़ें तो उधर भी यही डिस्कस करनी, वहाँ ये रेलेवेंट सारे हमें देखना पड़ेंगे। उसके रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, रेट ऑफ परचेज है ट्रांसव्हीकल है, उस डिमांड टैक्स ऑन सेल ट्रांसफ़र एंड परचेज ऑफ इमूल प्रॉपर्टी है, इसमें बढ़ गया है, पहले 1 था तो 2 हो गया। तीसरा एडवांस एंड इस पर लग गया। एग्जाम्पशन ऑफ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, एग्जाम्पशन ऑफ रीट है, सब्सिडी है, और एग्जाम्पशन टू इलेक्ट्रॉन पावर जनरेशन प्रोडक्ट है, न्यू एग्जाम्पशन कोई दी है ये क्लास उसमें 150। उसके बाद स्पेशल रेट ऑफ टैक्स फ्लाइंग के आगे नीचे एग्जाम्पशन एंड एप्लीकेबल विद होल्डिंग टैक्स है। एग्जाम्पशन ये ऑर्डर वाली इंपॉर्टेंट है कि अब 4 साल में एक दफ़ा 105 इसमें आई है, पहले 105 थी अब 105 ये आई है। वो 3 साल में था कि नहीं कर सकते विद अप्रूवल, तो अब उसमें अगर विद इन 1 से 4 ईयर कमिश्नर कर सकता है, अदरवाइज अप्रूवल लेके कभी भी कर सकता है। तो वो ये अच्छी अमेंडमेंट है। तो एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑन इम्पोर्ट ये कोई आई है। विद होल्डिंग रूल फॉर नॉन एक्टिव टैक्स पेयर, टेबल ऑफ आइटम ऑफ ऑब्लिगेट टैक्स ऑन इम्पोर्ट, अमेंडमेंट मेड थ्रू द टैक्स लॉ 3rd अमेंडमेंट, इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया या ख़त्म कर दिया, जो जो चीज़ चाहिए थी ले ली, बाकी ख़त्म। ठीक है, तो ये है इसका।
तो अब हम पहले इसको देख लेते हैं जो जिसको डिस्कस कर रहे थे। तो ये है टू गिव अफेक्ट टू द, हर चीज़ से पहले एक प्रीएम्बल होता है, समझ ले, वो की है उसकी, तो की है तो उससे वो हम उसकी लेजिस्लेटर की इंटेंशन, पर्पस, स्कोप वो समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है, क्या बन रहा है, क्या बनाना है, क्या उसके इंटेंशन है, क्या अचीव करना है, तो और इसमें स्कोप में फाल क्या करता है। तो ये बेसिकली जो प्रीएम्बल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रीएम्बल है, हर एक्ट स्टैचू का भी होता है, रूल में भी होता है, तो ये बिल में भी, आगे फाइनेंस एक्ट में भी होगा। तो उनका ये इसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव या इंटेंशन क्या है, स्कोप क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, तो वो इसमें वो उसका समराइज समझे, किसी चीज़ की समरी जो है, या वो कहते हैं कि जो हर बुक के पहले भी प्रीफेस दिया होता है कि ये वाला है, तो इसका क्या है, तो वो वाला जो है प्रीएम्बल हर एक का होता है। तो टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द ईयर बिगिनिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2002 एंड टू अमेंड सर्टन लॉ। तो वो जो बजट है या फिगर्स हैं, रिसीट, पेमेंट, ये वो एक्सपेंडिचर, उसको अचीव करने के लिए, तो वो प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये लॉ में कोई अमेंडमेंट है, ताकि लॉ में अमेंडमेंट हो तो वो अचीव हो। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू मेक प्रोविजन टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द ईयर बिगिनिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2022 एंड टू अमेंड सर्टन लॉ फॉर द पर्पज हेयरिन ऑफ प्रीएम्बल। ये प्रीएम्बल जो होता है या जो की है या बेसिक स्कोप या इंटेंशन डिवाइड करता है, बाद बार लॉ को इंटरप्रिटेशन करने के लिए या जो पार्लियामेंट्री डिबेट या अदरवाइज होती है, तो ये 1992 PTT 545 है, उसमें भी इसके मतलब लिखा हुआ है कि ये कितनी हेल्पफुल होती है इंटरप्रिटेशन के लिए या अदरवाइज। तो ये प्रीएम्बल भी, दूसरी चीज़ें भी, तो ये इंटेंशन जहाँ कहीं एम्बिगुइटी आ जाए और इंटेंशन उस डिड्यूस करनी हो, तो उस सिचुएशन में फिर डिफरेंट पैटर्न, पैरामीटर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ये वो सारी चीज़ें फिर सामने रखते हुए वो फिर इंटेंशन जो ऑफ द लेजिस्लेटर वो डिड्यूस की जाती है। तो ये भी उसमें हेल्पफुल रहता है। तो पहला जो इसका सेक्शन है वो हर एक्ट में भी पहला होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 टाइटल होता है, दूसरा उसका स्कोप होता है, टेरिटरी होती है कि कहाँ तक कॉर्पोरेट करना है, और तीसरा होता है कि एनफोर्समेंट डेट क्या है। तो यहाँ इसका टाइटल जो है वो फाइनेंस बिल 2022 है, जब एक्ट आएगा तो फाइनेंस एक्ट उस बन जाएगा इसका नाम। अब दूसरा टेरिटरी इसमें है नहीं है, लेकिन इसमें इन्फोर्सेबिलिटी है, ये एप्लीकेबिलिटी है कि कब और कौन सा प्रोविजन कब और कैसे, प्रॉस्पेक्ट और रिट्रांसपेक्ट जो है वो कैसे होगा। इट शैल अनलेस स्पेसिफाई अदरवाइज, कि अगर कहीं मेंशन है कि ये रिट्रांसपेक्टिव है तो रिट्रांसपेक्टिव होगा, अदरवाइज ये आज से वंस फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से ऑनवर्ड। बाद बार लिखा होता है एट वंस कि अभी आया तो अभी अप्लीकेबल है, तो एक्ट जब भी असेंट होगा उसी वक्त अप्लीकेबल। बाद वाला लिखा है फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से, बाद वाला कोई और डेट हो सकती है। बाद दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट या जो रेलेवेंट अथॉरिटी है उसमें भी छोड़ दिया जाता है थ्रू नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट, कि जब से वो नोटिफाई करेंगे उससे फिर अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ हमारा जो है अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, तो इस अदरवाइज को हमने एक तो जनरल रूल हमने प्रॉस्पेक्टिव रिट्रांसपेक्टिव वाले देखे वो अप्लाई करने, दूसरा जहाँ कहीं भी आएगा कि ये 2022 पे अप्लीकेबल है, 22 तो गुजर गया। वैसे तो सारी जितनी ये लेजिस्लेशन हमारी आती है फिजिकल लेजिस्लेशन तो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से ऑनवर्ड होती है, तो अगले टैक्स ईयर 2023 भी अप्लीकेबल होनी चाहिए, 23 से ऑनवर्ड चलेगी। लेकिन क्योंकि जहाँ कहीं मेंशन है कि 2022, जब अभी हमने वो 7C जो है वो 2022 पे भी अप्लाई किया है उन्होंने, जो इस साल क्लोज होगा उस पर भी लगेगा। तो इसलिए जहाँ कहीं वो लिखा हुआ है तो उस पर भी रिट्रांसपेक्ट प्रॉस्पेक्ट पे लिटिगेशन तो होगी, लेकिन उन्होंने उसको रिट्रांसपेक्ट अप्लाई किया तो उसके मुताबिक होगा। जी 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 अभी हम देखते हैं। अब जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो ये पहली क्लास जो है जो हमने पहला सेक्शन पढ़ा है ये सब पे एप्लीकेबल है, जितने लॉ इसमें आए हैं ये सब पे ही एप्लीकेबल है। ये समझे इसकी मदर जो सेक्शन है वो है जो सारों पे एप्लीकेबल है। अब इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसका सेक्शन 5 है इस बिल का, एक्ट का भी आगे 5 होगा जो भी होगा। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस द फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट शैल बी मेड नेमली इन सेक्शन 2 में 2 का सबसे आफ्टर क्लास हम फॉलोइंग न्यू क्लास शैल बी बेनिफिशियल ओनर।
तो ये एक नई बेनिफिशियल ओनर जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है, ताकि आगे फिर 181 जो हमने रेफरेंस दिया था उसमें आपने डिस्क्लोज भी करना है और अकॉर्डिंगली फिर होगा। ए बेनिफिशियल ओनर मीन्स ए नेचुरल पर्सन हु अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल ए कंपनी एसोसिएशन पर्सन वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एटलीस्ट 10% शेयर या वोटिंग राइट्स। तो जैसे पहले भी डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी इधर उधर एसोसिएटेड पर्सन की आती रही है, तो वो उसी तरह ही ये बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन इधर दे दी गई है कि वो जो आपकी एसोसिएशन में या कंपनी में जिसके 10% शेयर होल्डिंग हो या वोटिंग पावर हो, तो वहाँ वोटिंग पावर हो, या आगे अल्टीमेटली ये होता है कि अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल उसका हो। तो इवन दो उसके पास शेयर ना हो, ना ही वोटिंग पावर हो, लेकिन अल्टीमेटली वो जो फाइनेंशियल पावर्स है या उसकी डिसीजन पावर जो है वो उसकी चलती हो, तो वो फिर बेनिफिशियल ओनर समझा जाएगा। और उसके डिस्क्लोजर उसमें फिर आगे 181A है या बी है उसमें दिए हुए, उसके मुताबिक होगा। तो आगे एक्सरसाइज अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स ओवर द कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस डिसीजन और अदर अफेयर द कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो फाइनेंशियल डिसीजन हो या कोई और डिसीजन हो या कोई और मींस हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, अफेक्टिव कंट्रोल उसका हो उस कंपनी पे या एसोसिएशन पे, तो वो समझा जाएगा बेनिफिशियल ओनर है। दोनों शर्तें पूरी होंगी तो वो बनेगा या एक भी शर्त और वर्ड और लिखा हुआ है, दोनों में से कोई भी पूरी, बल्कि दो नहीं, दो में से 5-6 बनती हैं। पहली बनती है कि वोटिंग पावर, यानी वो बनती है कि 10% है तो बेनिफिशियल ओनर है। दूसरी आती है वोटिंग पावर, वो 10% नहीं है तो वोटिंग पावर आ गई है, तो वोटिंग पावर है उसके पास, फिर भी बन गया। फिर जो आगे है कि उसके पास अल्टीमेट कंट्रोल हो, ठीक है, तो और उसके बाद कंट्रोल किसका हो, फाइनेंस पे हो, ठीक है ना। फिर अगला है फाइनेंस पे ना भी हो, कोई डिसीजन की हो, वो भी आ रहा है उसमें भी। फिर जब दोनों पे ही ना तो अदर फेयर, इस तरह 5 कंडीशनें बनती हैं, 5 में से कोई भी अप्लीकेबल हो तो देन यू आर उसके आप बेनिफिशियल ओनर है। तो अल्टीमेटली देखें 5 हैं इसमें से। स्पेसिफिक आ गई एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी के लिए, ये 2 के लिए बस। एक नॉर्मली हम मियाँ बीवी हैं, बाप बेटा है, प्रॉपर्टी एक ही है, रेंटल इनकम हम दूसरे में शो करते हैं, कहते हैं ये बेनिफिशियल ऑनर है, कि वो भी कवर किसी इसमें नहीं कहा, वो अलहदा एसोसिएटेड पर्सन में जो डिफाइंड है सेल टैक्स में, उसमें है कि आपके रिलेटिव हैं, भाई हैं, बहन है, या उसमें आपके वो पर्सन में आते हैं, तो उसमें एसोसिएटेड पर्सन की जो इधर भी 85 है, उसमें भी रिलेटिव वाला है नहीं, वो रिलेटिव डिफाइन है कि कहाँ कहाँ गिफ्ट शिफ्ट देना है। तो लेकिन सेल टैक्स में या इसमें भी हो सकता है हो एसोसिएटेड पर्सन की डेफिनेशन हो 85 में होगी। हाँ 85 वो रिलेटिव है, वो रिलेटिव की उधर अच्छा एसोसिएट, हाँ एसोसिएट, ठीक हाँ वो सारे, हाँ ठीक वो रिलेटिव उसमें हाँ वो सारे उसमें, हाँ एसोसिएट पर्सन उसमें हो गया। अगर हम प्रॉपर्टी बाप की है, बेटे की रिटर्न में हम उसकी रेंटल इनकम या उसके बेनिफिट्स शो कर सकते हैं, क्या हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ये दुरुस्त है? मैं बताता हूँ इसके बाद। एक तो बात है कि माइनर या डिपेंडेंट या स्पाउस, रिटर्न का आपने कॉलम दिया होगा, देखा होगा कि वेल्थ में, तो वहाँ लिखा होता है हेल्ड इन द नेम ऑफ स्पाउस। तो पहले ये प्रैक्टिस चलती रही है कि अगर वो एंटीन होल्डर नहीं है तो फिर आपके माइनर सन या उनके वेल्थ जो है अपने में शो कर सकते थे, अब भी कर सकते हैं। स्पाउस हेल्ड एसेट हेल्ड इन द नेम ऑफ अदर्स का भी कॉलम है, तो वहाँ आप उसको लॉ में शुरू से प्रोटेक्शन आ रही है, तो आप उसमें शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अलहदा इंडिपेंडेंट आपके पास एंटीएन है, वाइफ के पास अलहदा है, आपके पास अलहदा है, तो आप इंडिपेंडेंट अलहदा कर सकते हैं। अब जॉइंट प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी अगर रेंट पे है तो उसके लिए अलहदा रेंट का है कि वो एज ए इंडिपेंडेंट कंसीडर होगी, तो जॉइंट की अलहदा एओपी समझी जाएगी। तो उसके लिए है फिर आपके कि असर्टेनेबल है कि नहीं है। अगर अलहदा सेपरेट शेयर उसमें असर्टेनेबल है तो हर कोई अपना अपना शेयर के मुताबिक दे सकता है, असर्टेनेबल नहीं है तो फिर वो जॉइंट एज ए एसोसिएशन समझ के उस पर रेंट की टैक्स। आप वाला हुक्म है बिल्कुल बजाय बेनामी के हवाले से, नहीं बेनामी तो लहदा ये इंडिपेंडेंट एक ला है ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि प्रॉपर्टी बाप की ही है, बाप ही के नाम है, अच्छा ठीक है ना, बाप ही पोजेशन होल्डर है, अच्छा, लेकिन बेटा कहता है जी मैं पोजेशन होल्डर हूँ,
उसका जो रेंट है या उसके कुछ दीगर बेनिफिट्स हैं वो मैं वसूल करता हूँ, इसलिए एज अ इनकम मैं अपने रिटर्न में शो करूँगा। नहीं ऐसे नहीं, पहली बात तो है कि पहली बात तो ये है कि जो ओनर हो तो उसको शो करना है जिसके नाम है। अगर वो नहीं शो करता किसी वजह से, तो अगर बेटे ने शो कर ली है या तो फिर उसको गिफ्ट दे या कोई दूसरी चीज़ दे तो फिर तो वो कर सकता है, टाइटल चेंज करेगा। ऐसे ही मैं आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम शो कर दूं कि आप मेरे दोस्त हैं। बेनिफिट्स प्रॉपर्टी नहीं, ओनली बेनिफिट्स ऑफ रेंट और रेंट अगर वो गिफ्ट, मैं बताने लगा, मैं अगर आप गिफ्ट जो है, गिफ्ट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बेनिफिट भी हो सकते हैं। अगर बाप कह दे कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी ही है, मैंने गिफ्ट का एग्रीमेंट बना दे कि ये जो रेंट है ये इसका है, एग्रीमेंट बना दे, तो फिर उसके टैक्सेशन, क्योंकि टैक्सेशन डबल टैक्सेशन होती नहीं है। यहाँ नेचुरल रिलेशनशिप हो तो कोई एक भी टैक्स दे दे तो वो सफिशेंट ही समझा जाता है। कुछ केस ला पुराने ऐसे भी हैं कि मियाँ बीवी को एक ही समझा जाता है, वो दे दे या वो दे दे, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं। तो इसलिए मैं डिपार्टमेंटल हाँ। व्यू पॉइंट अगर बताने की कोशिश करूँ कि मैं अगर एज ए डिपार्टमेंटल ऑफिसर अगर कहूँगा तो फिर मैं इसको सेक्शन 15 की इनकम नहीं कहूँगा, बेटे की इनकम को फिर मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दूंगा, और उसके अंदर फिर सेक्शन 15A में जो डिडक्शंस दी गई हैं वो फिर मैं उसको एडमिसिबल नहीं करा दूंगा। और फिर वो 39 की डिडक्शंस 40 में है, ठीक है ना। अगर उसके अंदर कोई मिलती है डिडक्शन तो मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। मतलब अच्छा। 20% है, नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मैं इसको और तरह इंटरप्रेट कर देता हूँ। सर एज कंसल्टेंट बताएंगे। मैं बता देता हूँ। एक तो ये है कि अब एज ए टैक्स अफसर मैं हूँ तो मैं कहूँगा भाई ये तू ओनर है तो पहले तो तू टैक्स दे ना, तो फिर तू आगे जहाँ मर्जी उसको पैसे दे दे। एप्लीकेशन आगे तो इधर सेकेंडरी है ना बात। रेंट उसने ले लिया तो कोई बात नहीं है, तो आपका ना, आप तो टैक्स दें ना, आगे वो पैसे आप जिसको मर्जी दे दें, ए को दें, बी को दें, बेटे को दें, किसी जहाँ मर्जी खर्च करें, आप तो टैक्स दें ना। रिपील्ड ऑर्डिनेंस में ये ठीक था, जिसमें टैक्स लगता था एनुअल वैल्यू पे, हाँ। अब लगता है ऑन रेंट रिसीव्ड। मैं कहता हूँ एज ओनर मैंने रेंट रिसीव ही बेटे ने। आज तो अब तो और ही ठीक है, अब तो लाल टुगेदर चेंज होगा। पहले तो रिसीव, पहले रिसीव रिसीवेबल था, रिसीव पे भी जो अर्ली है, और डीम्ड भी था, फेयर वैल्यू का भी था। तो अब एक और आ गया है कि फेयर वैल्यू का 5 पैसे आए हैं, नहीं भी आए तो है ये डीम्ड कर लिया गया है कि आपका रेंट है भाई 5% आपका रेंट है, 20% लगना। नहीं भी लिया, बेटे ने नहीं भी लिया या खुद भी नहीं लिया तो टैक्स लग जाना है। क्लियर जी। तो इसलिए और दूसरा सेक्शन है रिकरेक्टराइजेशन का, ठीक है। अभी 108 है, तो उसमें चीज़ों को अफसर के पास पावर है कि आपकी इनकम या एक्सपेंस को रिकरेक्टराइज कर सकते हैं, और रिकरेक्टराइज करके तो उसके मुताबिक पावर तो वास्ट पावर है ना। लेकिन मान ले तो जो मर्जी चाहे, बेशक दरिया गुजर जाए, समुद्र गुजर जाए, ठीक है ना गुजरे तो फिर कुछ भी पकड़ा जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर वही डेफिनेशन जो सेल टैक्स में है, उसी तरह है। डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड बाय ए मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और एनी अदर पर्सन फॉर ए स्पेसिफिक एरिया टू परचेज गुड फ्रॉम हिम फॉर द सप्लाई। तो इसमें स्पेसिफिकली लिमिटाइज डेफिनेशन की गई है, तो डिस्ट्रीब्यूटर के उससे ही खरीदेगा, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता किसी उसके बिहार पे किसी और से परचेज करके बेचे, तो इंपोर्टर से या मैन्युफैक्चरर की ही चीज़ें वो बेचेगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर समझा जाएगा उसकी। और स्पेसिफाइड है ये, मतलब लिमिटेड स्कोप डिस्ट्रीब्यूटर का है। डिस्ट्रीब्यूटर ये भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर ने या किसी और से ख़रीदनी हो या ख़रीद के बेचता हो, या मैन्युफैक्चरर काम दो करता है, मैन्युफैक्चरर भी है साथ ट्रेडर भी है, तो वो ट्रेडर वाली जो ट्रेडिंग प्रोडक्ट होंगी वो डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दे सकता। जो मैन्युफैक्चर्ड होंगी या जो इम्पोर्टर है तो उसकी हैं, तो गुड्स उसी से लेनी है ना, उसके डायरेक्शन पे किसी और के से गुड्स नहीं लेनी। उसने परचेज की हो खुद, या मैन्युफैक्चरर हो या इंपोर्टर ने इंपोर्ट की हो, या उस बंदे ने खुद परचेज की हो, हाँ, फिर वो उसको देगा, तो फिर वो बेचेगा तो ऑनवर्ड। तो इसमें आगे भी पहले भी हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर का, कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एज ए कमीशन एजेंट ऑपरेट करता है, या एज ए कमीशन कम ट्रेडिंग एजेंट करता है,
या प्योर है, रिकॉर्डिंग कैसे सेल टैक्स में करनी है, इनकम टैक्स में कैसे करनी है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने इनवॉइस लेता है या नहीं लेता। तो बाद दफ़ा तो प्योर जो एजेंट है वो इनवॉइस अपने नाम परचेज सेल करता ही नहीं, सिर्फ जस्ट वो कमीशन लेता है। इनवॉइस मैन्युफैक्चरर जी या इम्पोर्टर की होती है, डायरेक्ट ही जाती है, तो पैसे उसके ज़रिए या डिलीवरी एंड फाइनेंशियल वो उससे गवर्न होते हैं। और प्रोडक्ट की जो इनवॉइसिंग है या परचेज सेल वो ट्रांजेक्शन नहीं होता। एक वाला तो ये प्योर एजेंट है, इसका तो कोई मसला नहीं होता। दूसरा ये है कि दूसरा एजेंट वो होता है जो परचेज सेल तो करता है लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक ना उसकी टर्म कंडीशन जो प्राइसिंग है वो चेंज नहीं करता, वो वही रहती है जो वो पीछे से उसने ली है, उसी पे आगे बेचना है, और अपनी एडजस्टमेंट उस प्राइस में से ही अपना कमीशन डायरेक्ट करके बाकी उसको दे देता है। तो ये भी आलमोस्ट कमीशन एजेंट टाइप वाला ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है। लेकिन इसकी जो अकाउंटेंसी है या ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन है वो क्योंकि इनवॉइस उसके नाम होती है, सेल उसके नाम होती है, तो सेल टैक्स में टैक्स उसमें लगता है, सेल टैक्स पे परचेज पे इनपुट लेगा, आउटपुट पे वो लगेगा, लेकिन एक्चुअली ट्रेडिंग मार्जिन नहीं है उसका ना। तो ये भी उसी का तरह का है, लेकिन सेल टैक्स में पूरा रिकॉर्ड रखना है। तो अब उसको अगर इनकम टैक्स में नहीं रखेगा, वहाँ कमीशन एज डिक्लेयर करेगा कि ये कमीशन है या फाइनल डिस्चार्ज है या मिनिमम है जो ही, तो उसकी फिर 111 लगा देते हैं उस पर कि परचेज भी आपने डिस्क्लोज नहीं की, आपने सेल भी डिस्क्लोज नहीं की। तो सेल परचेज वो पूरी डिस्क्लोज करेगा, तो उस पर फिर विद होल्डिंग ये वो भी सारा कुछ लग जाएगा। तो इसलिए उसका अभी तक कोई सलूशन नहीं है। तो थर्ड कैटेगरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर की वो है जो कमीशन एजेंट कम ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये उसका अपना मार्जिन भी होता है। उस सिचुएशन में जो मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर या कोई और पर्सन प्रोडक्ट उसको देता है, साथ इनवाइसिंग भी देता है, और प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। वो कहता है आपके 100 रुपये की आप 110 की बेच लें, तो उसका मार्जिन कमीशन भी उसको मिलता है और ट्रेडिंग मार्जिन भी होता है। वो कमीशन कम ट्रेडिंग एजेंट होता है, वो उस प्रोडक्ट पे अपना मार्जिन भी लेता है। तो वो प्रॉपर उसको हर चीज़ सेल परचेज भी रिकॉर्ड करनी चाहिए। दो इनकम होगी, एक तो उसका प्रॉफिट होगा, गेन होगा जिसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, एक उसकी कमीशन इनकम होगी, और फिर वो एक्सपेंस ये वो होगा। वो सेल टैक्स में भी प्रॉपर हर चीज़ लेके जाएगा, सेल परचेज, और इनकम टैक्स में भी परचेज से सारी चीज़ें लेके जाएगा। तो इस तरह तीनों जो है, दरमियान वाला एक में इम्बिगुइटी है, उसमें टैक्स लॉ में कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे वो उसको कोई वैसे अफेक्ट ना हो। तो आपकी सिचुएशन में सीमेंट वाले काफ़ी हिट हुए हैं। हाँ वही ना, वो क्योंकि उनका मार्जिन कोई होता नहीं, पीछे से फिक्स प्राइस होती है, तो वो कहते हैं परचेज सेल किधर है, वो कहता है मेरी तो परचेज सेल है ही नहीं। और उनके सेल टैक्स में तो आपने परचेज रिकॉर्ड की हुई है, उसकी सेल प्राइस फिक्स नहीं करती कंपनी, जितने का मर्जी बेच ले। वही ना, जहाँ फिक्स नहीं करती तो वहाँ ट्रेडिंग कुछ में होते हैं ना, जो जहाँ बाद कंपनी कहती है मेरी प्राइस ना ऐसे ही खाम खा ना बदनाम करो ना, आप 100 की बोरी 500 में बेचो तो वो कंपनी का भी तो अपना एक अपना ट्रेड मार्क है, कापी है। दूसरा हाँ वो तो फिक्स प्राइस होती है उसमें, थर्ड शेड्यूल में फिक्स प्राइस उसी पे ही जाना है। वो खुद कैसे बढ़ा सकता है, मार्जिन कम ज़्यादा कर सकता है, अगर 15% का मार्जिन है तो अपना मार्जिन छोड़ दे। सर जितनी कंपनीज है ना वो इस टाइम का 236 GB कलेक्ट कर रही हैं। हाँ ठीक, और उनको जो है ना वो अकॉर्डिंगली जो है ना 233 कमीशन के ऊपर भी वो कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हम तो बेसिकली हम देख रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे कैसे ऑपरेट, प्रैक्टिकल कैसे ऑपरेट करता है, और प्रैक्टिकलिटी को लॉ में कैसे लाया जा सकता है, क्या लॉ उसको कैप्चर या कैटर कर रहा है कि नहीं। हमारा तो ये था कि लॉ भी उसके मुताबिक तीनों चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जो बिल्कुल ही आपका प्योर जो है एजेंट है या डिस्ट्रीब्यूटर है, कमीशन बेस है। दूसरा आपने डिस्कस किया है कि जो प्योर ही है लेकिन परचेज सेल ट्रांजैक्शन उसके ज़रिए होते हैं। थर्ड वाले को कमीशन कम ट्रेडिंग मार्जिन वाला हमने कहा है, जो अपना मार्जिन भी उसमें कमाता है, तो उसका अपना स्टॉक होगा, अपनी ओनरशिप परचेज की होगी, सेल की होगी, तो उसके मुताबिक। आगे फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू तो यहाँ डिफाइन की वैसे वही 68 में थी, जो वो कर सकते हैं, जो सेक्शन 2 में नहीं थी, टू यहाँ सेक्शन में नहीं डिफाइन दी थी, उन्होंने उसकी का रेफरेंस देके इधर डिफाइन कर दी। तो इसका क्योंकि 7C में भी अप्लाई होनी है ना अब, तो उन्होंने कहा वो वाली तो उस सेक्शन के लिए, तो उन्होंने कहा इधर ला है ना। जब डेफिनेशन की भी बेसिकली तो डायरेक्टरी इन नेचर होती हैं, लेकिन वंस कोई चीज़ मिनी डायरेक्टरी होती है, यहाँ कोई चीज़ अगर डेफिनेशन दे दी जाए तो वो दैट इज़ एप्लीकेबल थ्रू आउट द लॉ,
सारे लॉ में जहाँ भी वर्ड वो होगा उसको वही उसके मीनिंग से। मुझे इसका सबसेक्शन 2 बता दें, ये क्या मतलब है इसका? किसका? 68 का 2, अच्छा, ये रिस्ट्रिक्शन क्या मतलब है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, रेंट, एसेट, सर्विस, बेनिफिट पर shall be determined without regard to any restriction on the transfer or to the fact that it is not otherwise convertible to cash। कोई रिस्ट्रिक्शंस ऐसे लीगल लिटिगेशन है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, तो उसकी बात कर रहे हैं कि उस मतलब समझा ऐसे ही तरह हैं? इस तरह नहीं समझ बताया वो तो ये आपने सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन कर दी हैं? आपने तो लिटरल ट्रांसलेशन है ना करें सर, ये बताएं ये क्या कौन सी सिचुएशन एनविजिज हो रही है इसमें? और इसमें हो रहा है कि आप किसी चीज़ की भी मार्केट वैल्यू जो समझे डीसी या एडिशनल कमिश्नर समझे कि ये लोअर स्टेटेड है, तो उसकी वैल्यू के इसको अगला भी पढ़ेंगे, 2-3 सेक्शन है इकट्ठे हम ला के देखेंगे, इसे अगला भी देख लें बेटे, तीनों पढ़ लें फिर इंटरप्रेट कर लेंगे। वेयर प्राइस अदर देन द प्राइस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेफर टू सबसेक्शन इज नॉट ऑर्डिनरी और सर्टेनेबल, सच प्राइस में बी डिटरमाइंड बाय द कमिश्नर। ठीक है, ये भी साथ हो गया ना। वो वाला रिस्ट्रिक्शन जो है ट्रांसफ़र पे बाद दफ़ा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसमें कहा उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। जैसे लिटिगेशन, एक कोर्ट में एक प्रॉपर्टी है, उसकी लिटिगेशन चल रही है, कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है कि इसकी ट्रांसफरेबिलिटी या उस पर या ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, या लिटिगेशन है उसकी है या इसकी है, एक डिस्प्यूट चल रहा है कि प्रॉपर्टी अभी क्लियर नहीं है उसका टाइटल कि ए को जाएगी या बी को जाएगी, तो अब उसकी वैल्यू जो है जिसने भी डिक्लेयर की है, अब कमिश्नर के पास पावर है कि विदाउट कंसीडरिंग दो रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन उसकी वैल्यू वो कर सकता है। उसका मकसद ये, उसमें विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र जो है टाइटल पे, जो ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशंस हैं या कोई कंडीशंस हैं कोर्ट की वजह से या अदरवाइज जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक, तो वो लिफ्ट हो जाएंगी, वो ऐसे समझी जाएंगी जैसे वो है ही नहीं है। तो उसको इग्नोर करते हुए, क्योंकि बाज़ दफ़ा लिटिगेशन में हो तो ज़मीन की वैल्यू कम हो जाती है ना, तो उसको समझ आए तो लिटिगेशन में तो इसकी तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, उन फैक्टर को हम सामने रखें तो उसकी तो मार्केट वैल्यू को ख़रीदने वाला ही नहीं, तो ज़ीरो है। तो उसको लिफ्ट करके छोड़ के फिर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी कि आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन पे पैरेलल प्रॉपर्टी को सामने रखते हुए और उसको देखते हुए फिर उसकी फिर मार्केट वैल्यू होगी। उसकी फिर मार्केट वैल्यू ड्यू टू दैट रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन की वजह से डाउनवर्ड, जब वो ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं, जैसे एक नाबालिग के पास प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शन है कि वो बेच नहीं सकता, तो उसकी फेयर वैल्यू लगनी है। वो कहें ये तो बिक ही नहीं सकती, इसकी तो वैल्यू ज़ीरो है, तो इसकी तो वैल्यू, इस पर टैक्स क्यों लगाएं आप, ये तो लिटिगेशन में कोर्ट पता ही नहीं उसकी इसकी, कल को हो सकता है सारी प्रॉपर्टी बी को चली जाए, आप मुझे ए पे लगा रहे हैं, मेरी तो है ही नहीं, उसके पास जाएगी तो मैं तो टैक्स मेरे पे तो नहीं लगना चाहिए, मेरी वैल्यू करनी है तो ज़ीरो करें, तो वो गए ज़ीरो नहीं कर सकते। इसलिए ये जो बातें आप कर रहे हैं ये लॉ ने, लेजिस्लेटर ने पहले ही समझ ली हैं और उसने लिफ्ट कर दी हैं कि ये सारी कंसिडरेशन जो है फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करते वक्त ये फैक्टर जो आप बता रहे हैं ये फैक्टर नलीफाई हो चुके हैं, ये नलीफाई हो चुके हैं, लॉ ने नलीफाई कर दी हैं। तो इसीलिए इस आप जितने मर्जी आर्गूमेंट इसके दे लें, इसकी इनएप्लीकेबिलिटी है। तो आगे फिर अगला भी फिर इसके बाद कह दिया जहाँ असर्टेनेबल ना हो, हाँ ठीक है ना, वहाँ फिर एक फेयर मार्केट वैल्यू है आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन के, फिर हो के उसमें देखें कितने की बिकती है, ये वो जितने भी फैक्टर है, लोकेलिटी कौन सी है, उसकी कंडीशन क्या है, बाइंग सेलिंग इर्द गिर्द क्या हुई, उन फैक्टर को, और उसमें जो उसके ट्रांसफ़र पे या टाइटल पे रिस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव करते हुए तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू दे लें, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू है। फिर वो अगर असर्टेनेबल नहीं है तो फिर आगे आ जाए अगला स्टेप, वो फिर है कमिश्नर डिटरमाइन कर ले। ठीक है, स्वैप वाले ये एजेंट मीन्स एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द बोर्ड टू कलेक्ट और डिडक्ट विद होल्डिंग टैक्स थ्रू सिंक्रोनाइजिंग विद होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेमेंट सिस्टम। ये स्वैप के नए एजेंट प्रेस्क्राइब करेंगे विद होल्डिंग, ये डिफरेंट ट्रांजैक्शन पे बैंक या अदरवाइज कहीं भी कह सकते हैं कि इस पर काटो, उसके प्रोसीजर आएंगे तो उसके मुताबिक फिर ये टैक्सेशन, ये विद होल्डिंग एक तो प्रेस्क्राइब है ना हमारे डिफरेंट सेक्शंस में, तो विद होल्डिंग और कलेक्टिंग एजेंट, तो ये वैसे एट एनी टाइम किसी को भी बोर्ड कह सकता है कि आपने इस ट्रांजैक्शन पे इतना काटना है, बैंक को कह दे ये इस ट्रांजैक्शन ये हो रहा है इस पर इतना आप काटें, तो उसके मुताबिक फिर या मैनेजमेंट वो इनमें
सारे सेक्शंस को उठा के इनका प्रेस्क्राइब एक जगह डाल दें। हाँ, जो इसमें इनका काम करेगा वो सारे सेक्शन इसमें चलान भी इसके इंडिपेंडेंट है, इसके इंडिपेंडेंट चलान जैसे CPR है, यहाँ PPR के क्या अलग नाम शाम उन्होंने दिया हुआ है। तो सेक्शन आया 62B का, उसके रेलेवेंट तो आगे सेक्शन ये सेक्शन कोई नहीं है अभी, प्रेस का ये बोर्ड पे छोड़ा है सारा, प्रेस्क्राइब बोर्ड इसमें बोर्ड ही सब कुछ करेगा, रेट शेट ये वो। वैसे रेट जो होते हैं रेट जो है बोर्ड पे या डेलीगेटेड लेजिस्लेटर पे छोड़े नहीं जा सकते, कि ये लेजिस्लेशन में सेक्शन जो चार्जिंग वाला होता है वो लेजिस्लेटर की डोमेन होती है, पार्लियामेंट की डोमेन होती है, वो उसने करना है। उसको कहते हैं एब्डिकेशन ऑफ फंडामेंटल लेजिस्लेटिव पावर्स या सरेंडरिंग ऑफ पावर या एक्सेसिव डेलीगेशन, तो वो हो जाती हैं। तो इसलिए रेट प्रोसीजर जो है वो तो आगे दिए जा सकते हैं, तो वो वाले जो है उसको अगर नहीं दिया हुआ, अगर रेट जो है वो चार्जिंग सेक्शन में देना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये ज़फ़र झगड़ा में जो स्पेशल प्रोसीजर रूल थे, रूल 20 में, और इसमें गैस वगैरह पे रेट दिए हुए थे, सेक्शन 3 में नहीं थे, तो उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिए थे इसी बेस पे। सरकार फिर दोबारा उन्होंने दिए, रीट्रांस वगैरह उन्होंने फिर दोबारा उसको फारग कर दिए, फिर तीसरी दफ़ा पूरा अब सेक्शन बन गया ना 3 में उन्होंने अब 3 में सारे सेक्शन में जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं कि कौन व्हाट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट प्रॉपर्टी एंड व्हाट रेट, 3 चीज़ें जो हैं वो फंडामेंटल चार्जिंग की हैं, तो वो लेजिस्लेटर स्पेसिफाई कर देगा, बाकी आगे छोड़ देगा। अपेरेंटली टैक्स रेट चेंज नहीं होंगे, एक मखसूस सिस्टम जैसे या वो प्रेस का हो सकता है रेट वही रहे, हाँ हो सकता है बजाय उसके काटने के वो कहें ये ले लें या कलेक्ट करें, या गवर्नेंस ये विद होल्डिंग की गवर्नेंस कोई बना दें, ठीक है ना, गवर्नेंस कोई मैनेजमेंट कोई ऑडिट या और कोई इसमें सिस्टम बना दें कि कैसे करने। वैसे तो विद होल्डिंग ऑडिट भी कोई इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो जैसे इनकम टैक्स के ऑडिट है इसका भी ऑडिट अलग है, क्योंकि यहाँ तो असेसमेंट 44 दिया और साथ ही 100 का 2 बात करके लगा दिया, वो भी सिस्टम गलत नहीं है। इंडिपेंडेंट प्रॉपर ऑडिट हो, ऑडिट की प्रोविजंस हों, तो विद होल्डिंग का अलग ऑडिट हो, ऑडिट के मुताबिक फिर चीज़ें चलें तो फिर सही है। लेकिन बड़ा ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, अब बोर्ड इसमें नोटिफाई करेगा और फिर देखेगा क्या है किस तरह नहीं। तो इसमें क्लास इसमें इसको दोबारा पढ़ते हैं, मीन्स any person or class of person notified by the board to collect or deduct withholding tax through synchronized withholding administration system। इसमें प्रोसीजर तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ कलेक्शन का दिया है इसमें, बनेंगे तो हाँ, तो इसमें रूल बनाने की पावर भी नहीं दी, हाँ वही डेफिनेशन है बस। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, हो सकता है कहीं हो। तो ये एक डेफिनेशन दी है, कलेक्ट एंड डिडक्ट विद होल्डिंग, इस सिस्टम के जरिए कलेक्ट और डिडक्ट करने की पावर है। बाकी इसमें प्रोसीजर प्रेस्क्राइब करना या बाद में डेफिनेशन में दे देते हैं कि बोर्ड इसकी प्रेस्क्राइब करेगा प्रोसीजर, ये वो कई जगह पे लिखा होता है कि बोर्ड रेट प्रेस्क्राइब साथ करेगा, जो यहाँ इसमें कुछ भी नहीं है। पर्सन उसने बस सिर्फ मीन्स ए पर्सन को और क्लास ऑफ पर्सन को नोटिफाई करना है कि किसने कलेक्ट और डिडक्ट करना है थ्रू दिस सिस्टम, बस इस हद तक है। आगे प्रोसीजर कैसे करना है, कब करना है, तो किस ट्रांजैक्शन पे करना है, वो नहीं है। ठीक, आगे फिर इसका कोई हो तो अच्छा हाँ जी वही 161 जितनी विद होल्डिंग डिडक्शन प्रोविजन है 161 है, क्या होगा किस तरह होगा। हाँ अच्छा आगे हो सकता है फिर आगे बिल नहीं तो फिर आगे हो सकता है एक्ट में ले आए, इसमें लिख लेंगे प्रेस्क्राइब बाय द FBR, जैसे हमने अभी पॉइंट किया है कि FBR तो सिर्फ नोटिफाई पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन करने हैं डिडक्ट और कलेक्ट के लिए, बाकी तो कुछ नहीं है। रूल शूल तो कोई प्रेस्क्राइब नहीं करने FBR ने, या तो रूल प्रोसीजर मैनर मेथड वो भी लिखा हो, रेट भी लिखे हो तो फिर तो वो करे, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं है। टैक्स वाइज जैसे उधर है तो इनकम टैक्स की भी यहाँ भी प्रेस्क्राइब रूल में जो डेफिनेशन देगी वही उसकी समझ आई जाए। हाँ सेक्शन 4 इन्फेक्शन ये 7C हर जगह अंडर दिस चैप्टर शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, बजाय वो सेक्शन 6-7 लिखने के वो चैप्टर का रेफरेंस दे दिया उधर। ठीक है,
आगे भी वो चैप्टर का, क्योंकि उसमें सेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, उनके हर सेक्शन दोबारा डालना पड़ेगा, तो इसलिए चैप्टर का ही रेफरेंस दे देते हैं। तो बार बार वो सेक्शन जो हैं एक ABCD वो बाद में रह ना जाए और टैक्स से भी ना जान उसकी चली जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा ABC 7, 8, 9 जो भी हैं उसकी चैप्टर डाल दें। उसके बाद आफ्टर सेक्शन 4B द फॉलोइंग न्यू सेक्शन शैल बी इंसर्टेड नेमली, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4C और 7C जो हैं, 2C हैं जो आई हैं ना, ये सबसे क्रूशल है। टैक्स ऑन द हाई अर्निंग पर्सन फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन, जैसे पिछला था रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन था, तो वो सुपर टैक्स लगा था, तो उसी तरह वही मैकेनिज्म है सारा डिस्प्लेस पर, हाँ डिसेबल नहीं डिस्प्लेस पर्सन जो पेशावर से इधर उधर बेचारे हुए थे उनके लिए लगा था। तो इस तरह ये भी जो पॉवर्टी एलिवेशन जो है उसके लिए टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर पॉवर्टी एलिवेशन दे अब फॉर द टैक्स ईयर 2022 रिट्रांसपेक्टिव हो गया, तो वहाँ लिखा हुआ था कि एज स्पेसिफाई, तो टैक्स ईयर तो रेट लगने चाहिए थे 2023 के लिए, तो यहाँ 2022 को रिट्रांसपेक्टिव लेजिस्लेटर ने एक्सप्रेसली लिख दिया कि 2022 एंड ऑनवर्ड एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1, 2, 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑन द इनकम ऑफ एवरी पर्सन। नीचे फिर उधर देखना है तो रेट देख लें, 3 है कि 4 है। The for the purpose of this section income shall be sum of the following, जैसे उसमें थी प्रॉफिट एंड डेट, डिविडेंड, कैपिटल गेन, ब्रोकरेज एंड कमीशन, टैक्सेबल इनकम अदर देन ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इफ नॉट इंक्लूडेड इन क्लास 1 कंप्यूटेड इनकम एज डिफाइंड 28 वही वैल्यू उसी तरह एक्सक्लूडिंग स्पेसिफिक क्लास इन कंप्यूटर अदर देन ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉट फॉरवर्ड अमॉर्टाइजेशन एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज अंडर 4th, 5th और 7th शेड्यूल, वो उन बैंकिंग और इंश्योरेंस और उन वाले। Tax payable under substance shall be paid and collected and deposited on the date and the manner as specified of society, and all the provision of chapter X shall apply accordingly. Where tax is not paid by the person shall be liable to it. The commission shall by order in writing determine the tax payable and shall serve upon the person a notice of demand specifying tax payable, and within the time specified about 37 demand notice दे देगा। Where tax is not paid by a person liable to pay it, the commission shall recover the tax payable under subsection 1 of section so and so far and may apply to the collection as they may apply to collection under ordinance. The board may by notifying the official make a rule for carrying out the purpose of this section. clear? तो रेट उधर 3 है या 4 है, तो लिमिट भी कुछ स्पेसिफाइड है, 300 मिलियन है कोई, तो उसके अबाव जो होंगी शेड्यूल में को कंपनियों पे तीन ना कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और IL एक्सपेलिंग वाली जितनी भी है, ये तीनों चैप्टर है। और है ना वो जो शेड्यूल लिखा हुआ है ना, शेड्यूल 5th जो भी है वो वाला। सुपर टैक्स तो 4B तो जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं वो नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 है। फर्स्ट शेड्यूल खोल लेना, फर्स्ट शेड्यूल देख लें, वही है। चैप्टर देखिए उसका कौन सा है, डिवीजन 2B खोल ले, डिवीजन 2B खोले तो फॉर्म खुल जाएगा ना, डिवीजन 2B करें, डिवीजन 2B खोल। इसमें 3 है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और IL एक्सपेलिंग जितनी भी डिवीजन आगे पूरी करें। ऑयल एक्सप्लोरिंग, हाँ ऑयल एक्सप्लोरिंग होगा, एक्सप्लोरिंग जितने मिनरल वाले हैं, मिनरल वाले वो उन्होंने चैप्टर अभी दिए और शेड्यूल दिए, 3 शेड्यूल का रेफरेंस तो दिया था। चलो जी, वेयर डज नॉट एक्सीड 3, पहली तो लिमिट आ गई ना, 300 मिलियन तक कोई टैक्स नहीं है, 300 मिलियन से अबव होगी तो 2% ऑफ द इनकम होगी। यहाँ पे हर सब पे ही है, वो दे दिया गया इंश्योरेंस कंपनी बाकी, वो किसी और सेक्शन में होगा, हाँ किसी में होगा मेंशन, 7C में शायद जाके हो, ठीक है। ये 2B में तो वो कोई नहीं है, हर बंदे पे। अच्छा उधर वापस आ जाए, चलो फिर उससे कम है, ये 300 है, वहाँ पे 500 है ना 4B के लिए। नहीं उधर वापस आए ना, उधर चैप्टर मेंशन और शेड्यूल मेंशन थे, 3 वाला बेटा पीछे है, अभी हम पढ़ रहे थे ना।
30 पेज है आपका भी। नीचे नीचे और नीचे शेड्यूल था सारा फिर ऊपर गुजरा ये सबसे ऊपर अंडर हाँ फोर्थ हाँ इन कंप्यूटर अदर देन ब्रॉडफोर्ड लॉसेज अमोर्टाइजेशन ब्रॉडफोर्ड लॉसेज अंडर 4th 5th एंड 7th शेड्यूल। ये 4th 5th 7th शेड्यूल किस और डील करते हैं? But this is not relevant for the entire section. ये सिर्फ इतना कह रहा है कि इनकम कंप्यूटेड अदर देन ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड अमोर्टाइजेशन, ब्रॉड जो फॉरवर्ड वो बिजनेस वाले लॉसेस। केसेस होंगे उनको वो उनके अकॉर्डिंगली लिए नहीं हो जाएगा, बाकी तो वैसे हाँ। 50% पे रहेगा। सही ठीक हो गया? ऐसे ही जी, next slide। अप्लीकेबल सबके ही होगा। इनके लिए जो अलहदा भी है ब्रॉडफोर्ड ऊपर है बेटा ठीक 300 है। एक वहाँ 300 2% और 300 आगे नीचे है बेटा फॉर द पर्पस दिस इनकम शैल बी सम ऑफ इतना प्रॉफिट डेट इतना टैक्सेबल इनकम 9 इफ नॉट इंक्लूड क्लास इनकम इनकम कंप्यूटर अदर देन ब्रॉडफोर्ड लॉसेस डेप्रिसिएशन एंड ठीक ठीक है ये सबके लिए सबके लिए इसकी भी 300 मिलने से ज़्यादा इनकम होगी। अच्छा इसमें एंड पे एंड भी लगा हुआ है एंड एंड से सर क्या फर्क आएगा, क्या हैं एंड से ऊपर आए बेटा शुरू से नीचे फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इनकम शैल बी सम ऑफ द फॉलोइंग तो उसको भी ऐड करना है ना। तीसरी मैं कह रहा हूँ ये उन्हीं पे ही अप्लीकेबल बाकी बंदों पे तो वो अप्लीकेबल नहीं है। देखिए डिस्कशन है अभी सब। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इनकम शैल बी सम ऑफ द फॉलोइंग इन सारों का टोटल करना है। पहला इसमें सम है प्रॉफिट डिविडेंड कैपिटल गेन ब्रोकरेज फिर है टैक्सेबल इनकम ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन ये वो है इफ़ नॉट इंक्लूड फिर है आगे इम्प्यूटेबल इनकम अंडर सेक्शन है फिर है एंड है आगे एंड मीन ये भी ऐड करना है उसमें ये इंडिपेंडेंट होता तो फिर इसको बैंकिंग के लिए वो कहते हैं कि उनके लिए अलग है ये भी उसमें ऐड करना है बाकी इनकम प्लस ये इनकम ये कौन सी है 4th शेड्यूल किसका है बेटा 4th शेड्यूल इंश्योरेंस का ना। हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ ना तो ये इंश्योरेंस के लिए इन तीनों के लिए नहीं तो एंड का वर्ड ना होता तो ये बाकियों में तो ये एंड ऐड नहीं हो सकता ना सम ऑफ द फॉलोइंग इनकम एंड तो अदर देन इंश्योरेंस कंपनी है तो एंड वाला तो ऐड नहीं हो सकता ना लिटिगेशन करो साडा बंदा बच जाए साडा बंदा कॉन्ट्रैक्टर है वो बच गया सर वो 500 ਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 300 ਤੇ आ गया वो तो अलग है बहरहाल एंड लिखा हुआ है ये एंड पे कि सारी इनकम को ऐड करना है तो ये बाकियों में तो वो ये इनकम जीरो हो जाएगी ना उसकी बस इनके अंदर उसकी है नहीं 4th 5th एंड 7th शेड्यूल में कोई नहीं है तो वो जीरो होगी तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा ना ऐड कर रहा है वो नहीं इन सारों का सम सर ये जीरो है ना ये जीरो हाँ। है बाकी तो है हाँ। वो बाकी 300 से ऊपर है तो वो लिटिगेशन में तय होगा आगे चलते। और ये भी तो हो सकता है कि नहीं तो हो सकता है कि देखे ना इब देखे ना पहली बात ये है कि जहाँ चार्जिंग सेक्शन हो और 2 इंटरप्रिटेशन हो ठीक है ना उन्होंने कहा जी अगर जीरो ही करना था तो ऐड क्यों कर किया फिर है इट मीन इट सोनली एप्लीकेबल मेरे ख्याल से मैं इंटरप्रिटेशन हूँ तो मैं कहूँ ये तो भाई 4th 5th शेड्यूल 7th वालों पे ही एप्लीकेबल है क्योंकि बाकियों में तो ये आ ही नहीं सकता इसको फिर अलहदा करते उनको अलहदा करते ठीक है ना उनका एंड इसको भी ऐड करना है मैं उस पर है ना तो मेरे पहले पे एप्लीकेबल नहीं मेरे पे ठीक जी नेक्स्ट आए जी जस्ट टू शायद जज चला सेक्शन 6 जी सेक्शन इन सब से आफ्टर द सर्वे करेंगे फॉर द ये जो डेफिनेशन है उधर सेक्शन 6 हम देख लें क्या है जी
रॉयल्टी शाल्टी और डिजिटल सब वो फी फॉर टेक्निकल उसकी है ना। हाँ उसमें वो उसमें एडिशनल की हैं। हाँ वही उसमें कुछ ऐड लेस उसने की है। बेटा वो दिखाया ना कि ऐड क्या की है, वो आप उधर ही रहे बेटा, पता चल गया कौन सा सेक्शन है। आफ्टर द वर्ड सर्विसेज अकरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड फी फॉर मनी ट्रांसफर ऑपरेशन। ये मनी ट्रांसफर नहीं करते, कार्ड शार्ड ये वो यार वो सारे उसमें कहा ये भी सर्विसेज में इंक्लूड। वो पहले ये था कि ये तो उसमें शामिल ही नहीं है, उन्होंने कहा ये जितनी मनी ट्रांसफ़र की चार्जेस लेते हैं फीस ये वो भी उसके अंदर शामिल, उस डेफिनेशन का पार्ट बनेगी। ठीक है ना, आप वो भी समझे। उसी तरह अगर उन पे जहाँ कहीं टैक्सेशन होगी दे विल आल्सो फॉर्म पार्ट। हाँ ये फी फॉर मनी ट्रांसफ़र ऑपरेशन कार्ड नेटवर्क सर्विसेज ये वो आप बैंकों शैंकों को देते हैं, या आगे वो कलेक्शन कंपनियां भी बना लेते हैं। ठीक है ना, बैंकों शौकों करते हैं तो वो भी उसमें शामिल होगी। पेमेंट गेटवे सर्विसेज, इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ये चीज़ें उसमें शामिल कर दी गई हैं कि ये जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक ये कम्युनिकेशन या अदरवाइज़ हैं जो बैंक फाइनेंशियल ट्रांसफ़र थ्रू आपके तो मोबाइल से ही पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो सारे जितनी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो भी अब उसका पार्ट समझ जाएंगे। In section 2 for the word amount of any royalty fee for offshore digital services or fee for technical the expression amount received mentioned in subsection 1 shall be substituted। पहले अलग-अलग थी वो सारा कुछ उसमें आ जाएगा, अब बजाय वो अलग-अलग लिखने के वो सारा कुछ उसमें ऐड कर दिए। इन सबसेक्शन 3 इन सब बी वर्ड टेक्निकल ऑफशोर डिजिटल शैल बी सर्विस, सारा चैप्टर आ गया तो उसको उसने मेट कर दिए। इन 4 फॉर द फी डिजिटल सर्विस फी टेक्निक द वर्ड और फी शैल बी सब्स्टिट्यूट, फी लिख देंगे तो ऊपर डेफिनेशन में सब कुछ आया हुआ है। आगे आफ्टर 7D फॉलोइंग न्यू सेक्शन शैल बी इंसर्टेड, ये 7E जो हम डिस्कस कर नया है जो टैक्सेशन ऑफ वो इमूल प्रॉपर्टी पे। हाँ सर 4E 7E दो जो है इम्पॉर्टेंट है। टैक्स ऑन डीम इनकम ओवर राइडिंग सब सेक्शन है, नॉन ऑब्स्टेंट क्लास है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन ऑर्डिनेंस फॉर द टैक्स ईयर 2022 रिट्रोस्पेक्टिव है। ऑनवर्ड ए टैक्स शैल बी इम्पोज एट द रेट ऑफ स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल सो बट ऑन द इनकम स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। पहले उधर देखा है शेड्यूल में रेट देख लें, रेट है 5%, 5 का 20 डिवीजन 8C बस कर लें। 20%। रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन ठीक 20%, 20% रेट है। आगे उधर देखते हैं टैक्स शैल बी इम्पोज एट द रेट स्पेसिफाइड ना ऑन द इनकम स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। 20% टू द रेट है। अब इनकम हम देखेंगे वो कितनी है और उसकी वैल्यू कितनी, कैपिटल वैल्यू कितनी है। A resident person shall be treated as have received a rent equal to 5% of the fair market value of the rent। इधर रेंट कितना होगा 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू रेंट होगा और 5% पे आगे रेट लगेगा 20%। ये समझ लें कि फेयर मार्केट वैल्यू का 1%, 1% डायरेक्ट आप समझें तो टैक्स है फेयर मार्केट वैल्यू का 1%, या ऐसे समझ लें कि फेयर मार्केट वैल्यू का 5% उसका फिर आगे 20%, 5 का 20 करे तो वो फिर 1। ठीक है, वो 1% फेयर वैल्यू का जो आपका रेट टैक्स लगना है आपको फेयर मार्केट वैल्यू का 1% या 20% ऑफ 5%। ठीक है जी, तो फेयर मार्केट इमूव प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान वेदर सच प्रॉपर्टी हैज़ एक्चुअली बीन रेंटेड आउट फॉर एनी कंसिडरेशन और नॉट, कि रेंटेड है नोशनल वैल्यू नोशनली टैक्सेशन, नोशनल टैक्सेशन है। डीमिंग प्रोविजन के दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू वन सेल्फ ओन्ड, ये एक्सक्लूजन्स हैं। तो अगर मेरी एक्चुअली रेंट इससे ज़्यादा है वो आगे लिख ये भी आ जाता है अभी सवाल का जवाब। नहीं अभी नहीं इधर अभी आ जाएगा, इसके एंड पे वही है अभी हम पढ़ लेना पूरा। ठीक है ना, तो वो आप सारे क्वेश्चन आंसर्ड। वन सेल्फ ओन्ड इमूल प्रॉपर्टी दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, पहला इस पर नहीं अप्लाई हुआ। सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस फ्रॉम विच बिजनेस इज कैरिड आउट, बिजनेस सेल्फ ओन्ड बिजनेस, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस एक नहीं, जिनने 100 दफ्तर ने ली तो सारिया कंपनियों की 100 ब्रांचेज हैं, हो गए एक छड़ दे बाकी सारिया दे टैक्स
ठीक है ना, ऐसे नहीं। जितने बिजनेस प्रेमिसेस 1000 बजाय सारा पाकिस्तान से बना लो ब्रांचा, तो वो उसमें से एक्सक्लूड है ना। बिजनेस जिसमें कैरी आउट हो गया वो नहीं। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय द पर्सन बट डज नॉट इंक्लूड ए फार्म हाउस एंड लैंड नेक्स्ट देयर टू। अगर वो एग्रीकल्चर नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, फार्म हाउस वैसे है, तो वो उसमें शामिल नहीं होगा। Where fair market value of the property or properties in aggregate excluding property mentioned in clause A, B, C does not exceed 25 million। तो ये प्रॉपर्टी सारी जो है 25 मिलियन जो 25 टोटल या हर प्रॉपर्टी अलग से हैं, दोबारा पढ़ ले। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज इन एग्रीगेट, एक कोई का सारी हैं? अच्छा चलो ठीक है। एक्सक्लूडिंग प्रॉपर्टी मेंशन इन क्लास ए बी सी डज नॉट एक्सीड 25 मिलियन। 25 से बात की तो फिर टैक्स लगी, ठीक है। उसके ऊपर आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ए लोकल अथॉरिटी और ए डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनकी प्रॉपर्टी हैं एग्जाम्प्ट। लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑफ बिल्डर्स, जो मिनिस्ट्री वगैरह दी हुई थी, ऑफ द डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन बोर्ड, हाँ डी वो कराया वो वाला। उसके प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर 15, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। A property is subject to under section of the ordinance and tax chargeable is more than the chargeable interest। अगर ज़्यादा है तो फिर एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आगे नीचे आ जाए। प्रोवाइडेड if the tax chargeable under section 15 is less than the tax chargeable under this section, so much of the amount tax which is in excess of tax under shall be paid under this section। ठीक, आंसर। तो एक्सेस जितना इतने बनेगा वो पे करना। फेडरल गवर्नमेंट में इंक्लूड एक्स, ये भी पावर है, हाँ प्रॉपर्टी का मिनिमम हो गया। और फेडरल गवर्नमेंट में इंक्लूड एक्सक्लूड एनी प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। तो कोई एडलेस प्रॉपर्टी एक्सक्लूजन भी कर सकती, एडिशन डिलीशन जो है ना, पहले ने जो खत्म भी कर सकती, नवे भी हैं। इन सेक्शन 8 हाँ जी अगला, ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। तो अगले में यहीं से हम फिर आगे कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। ये जब तक ख़त्म नहीं होगा हम और कुछ करना ही नहीं, हमने ये एंड तक करना है। ये ख़त्म होगा फिर एक्ट आ जाएगा, फिर उसको करेंगे। जब एक्ट ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम अपने लेक्चरों पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। तो बाकी मैं इंतहाई मशहूर हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स का, हुसन सर, जुल्कन तमज़ीद साहब का, सरमंशा सुखेरा साहब का। टैक्स अकेडमी के अंदर एक चीज़ जहन में रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं भी आती, बहुत सारी चीज़ें आप समझते हैं कि यार ये बिल्कुल आम सी बात है कि आप इसको यहाँ पे डिस्कस करने बैठ गए। क्योंकि हर तरह के दोस्त, बिल्कुल इनिशियल प्रैक्टिस वाले दोस्त भी और बहुत सीनियर मोस्ट भी, सारे हमारे साथ एकेडमी के अंदर हमें रहनुमाई देते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि जिस कंसेप्ट को छेड़ा जाए, इसको बिल्कुल इनिशियल से लेके एंड तक उसको प्रॉपर, उसको जो है ना एक्सप्लोर किया जाए और उसके ऊपर प्रॉपर राय कायम की जाए। तो इस हवाले से अपना नॉलेज भी बेहतर होता है, अपनी गलतियाँ भी ठीक होती हैं, एक जो कॉमन विजडम है वो भी सामने आता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हमें अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई मिलती है। तो इन सारी चीज़ों के साथ कल इंशाल्लाह 4 बजे हम दोबारा इकट्ठे होंगे, जो फिनांस बिल का सेकंड पोर्शन है, और जो अपेरेंटली लग रहा है कि हम परसों भी 4 बजे इंशाल्लाह जुमे के बाद इकट्ठे होंगे। हम कोशिश करेंगे कि 3 सेशन में, जिनमें से आज एक हो चुका, जिसमें हमने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कुछ पोर्शन हमने स्टार्ट किया। आगे उम्मीद है कि थोड़ा ये स्पीड से चलेगा, लेकिन अकॉर्डिंगली हम कोशिश यही करते हैं कि बजाय उसको टाइम को ये देखने के कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, हम उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर लर्निंग और अर्निंग है हमारी इस टाइम की। तो कल इंशाल्लाह 4 बजे तक जी, बहुत शुक्रिया। कल दोबारा फिर मिलेंगे जी इंशाल्लाह। अस्सलाम।